हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं बेटा? देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, कुछ इमरजेंसी की वजह से सर नहीं आ पाए हैं। चूंकि ये सेशन स्टार्ट हो चुका था, समय बहुत लिमिटेड है, 5 मई के पहले आपका एग्जाम आ रहा है। ये टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि ये हुआ कि सर से बात भी हुई, ठीक है। उन्होंने बोला कि सर एनी हाउ आपको चैप्टर्स तो वो करवाने हैं क्योंकि बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, ठीक है। दैट इज द होल एंड सोल रीजन व्हाई आई एम हियर, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल बॉन्डिंग। ये किसके लिए होने वाला है, मैं एकदम बेसिक मुद्दों पे आपसे चर्चा करता हूं। जिसको केमिकल बॉन्डिंग एकदम नहीं आता, जिसको आता है बट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कॉन्फिडेंस नहीं आता, जिससे नीट के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ट्रस्ट मी, आपने क्या करना है, एक रजिस्टर लेना है, एक पेन लेना है, बहुत सारी चीजें नई सीखोगे। एनसीईआरटी की लाइन को बहुत बारीकियों से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट ये है बेटा, रफ कॉपी लेके बैठ जाइए, आपको बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो शायद आप पहली बार सुन रहे होगे, है ना, लेकिन सब कुछ बेसिक से कराया जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, शुड वी स्टार्ट? एक बारी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दीजिए, ठीक है। और इसके बाद से हम शुरुआत करते हैं। ज्यादा नहीं, 4 या 3 पार्ट में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, पूरे बेसिक से करेंगे, एकदम आराम आराम से। हम ये कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन में भी हम ऑफलाइन वाला फील ही ले पाए। बस यही तो है हमारे और आपके बीच में। है क्या? एक छोटा सा कैमरा है, उसकी एक दीवार है, लेकिन आप अपनी बातों के यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें? शुड वी स्टार्ट नाउ? आर यू रेडी? सर अच्छा, कुछ लोगों के मन में होगा कि सर हमें थोड़ा आता है, हमें ज्यादा आता है, हमें तो एकदम नहीं आता। जिनको एकदम नहीं आता, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनको आराम से एकदम निश्चिंत होके बस आप पेन और कॉपी लेके बैठिए। मैंने बोला ना बेटा, कुछ इमरजेंसी है बस, ठीक है, ठीक है। किसी प्रॉब्लम की वजह से वो फंस गए हैं सर, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है। चले स्टार्ट करें। चलिए जी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहां पे बिना किसी देरी के, केमिकल बॉन्ड क्या होता है मेरे भाई? बॉन्ड क्या होता है? अगर तुमसे कोई पूछे कि बॉन्ड क्या होता है तो क्या बोलोगे? बॉन्ड क्या है? अरे सिंपल सी बात है सर, कि मम्मी अपने को मारती है तो अपने को याद नहीं रखती है कि हाँ हम उसी की औलाद हैं। पापा अपने को कूटते हैं तो उनको बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि हम उसी की औलाद हैं। बगल वाले अंकल कुछ बोल जाए, बगल वाली आंटी कुछ बोल जाए, समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या है? बॉन्ड ही तो है। ऐसा तो कोई धागा थोड़ी है कि जो मम्मी के हाथ से हमारे हाथ में बंधा हुआ है, बोलो भैया। तो यानी कि अगर हम बात करें बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड सिंपली क्या है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डोंट वरी, एकदम आराम से, एकदम चल मार के बैठो और सुनते जाओ बस। बॉन्ड क्या है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और एक लाइन के साथ मैं आप लोगों से बोलूंगा कि जनरली होता क्या है, जनरली होता क्या है कि अक्सर बच्चों को यह कहते हुए सुना है कि सर मेडिकल कॉलेज में सीटें बहुत कम है। बेटा बस एक ही लाइन में बोलूंगा, सीटें बहुत हैं, तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे बैठना है। और बैठने का तरीका है हार्ड वर्क, मेहनत और कंटेंट जो सिलेबस आ रहा है किसी भी एग्जाम के लिए, वो पढ़ना। तो आपका काम है पढ़ना, तो अभी फटाफट से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और ढंग से सुनते जाइए। चलिए, अगर हम बात करते हैं, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। यार ये मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तुमको कुछ नहीं आया ना तो भी आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। ये मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तुम पे नहीं, अपने ऊपर है ना। लेकिन सुनना पड़ेगा पूरी बात, ठीक है। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिए। बॉन्ड भैया क्या है? तो बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। कोई पूछे बॉन्ड क्या है मेरे भाई, तो बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। तो सर ये केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड क्या होगा? यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लीजिए किसके बीच में लगना शुरू हो जाए? केमिकल स्पीसीज के बीच में। किसके बीच में? केमिकल स्पीसीज के बीच में। मान लीजिए मेरे भाई यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो केमिकल स्पीसीज के बीच में लगना शुरू हो जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं साहब? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। अब जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा, जरा मेरी बात को समझिएगा यहां पे कि केमिकल स्पीसीज क्या होती है। सर हमको पता ही नहीं है सर क्या होता है केमिकल स्पीसीज, हमको आता ही नहीं। अब बताइए, एटम का नाम सुना है भाई? मॉलिक्यूल का नाम सुना है? सब केमिकल स्पीसीज हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, एलिमेंट, सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो कुछ भी आज तक केमिस्ट्री में सुना है, सब की सब क्या है? बोलिए जल्दी। सब की सब क्या है? आपके केमिकल स्पीसीज हैं। बीट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कुछ भी उठा लो मेरे भाई, कुछ भी उठा लो जो आज तक केमिस्ट्री में तुमने सुना है, सब केमिकल स्पीसीज है। अगर दो केमिकल स्पीसीज के बीच में यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको क्या कह रहे हो? बॉन्ड, अगर लगना शुरू हो जाए,
ताकि उन्हें जोड़ के रखा जा सके, क्योंकि बॉन्ड बनेगा तो मिलेगी क्या? स्टेबिलिटी। अरे भैया आप जीवन में क्या चाहते हैं? जीवन में पढ़ लिख के बड़े होके बॉन्ड बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं, क्योंकि बॉन्ड बनाओगे तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तो स्टेबिलिटी मिलेगी। हाँ या ना? तो सिंपल सी बात है भैया, ऐसे ही एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, आयन होते हैं, ठीक है, उनको भी मन करता है कि हम एक काम करें, बॉन्ड बनाएं, हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएं, हम एक दूसरे के करीब जाएं, हम एनर्जी रिलीज करें, एनर्जी रिलीज करेंगे तो हमें स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो केमिकल स्पीसीज के बीच में लगना चालू हो जाए तो हम इसे बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा जी? केमिकल बॉन्ड। अब बात आती है सर, ये जो केमिकल बॉन्ड है, ये जो केमिकल बॉन्ड है, ये कितने तरह का होता है? भाई साहब, जो प्रकृति ने बनाया ना इस दुनिया में, सब कुछ सोच समझ के बनाया। पॉजिटिव बनाया, नेगेटिव बनाया, अच्छा बनाया, बुरा बनाया, महिला बनाया, पुरुष बनाया, हाँ या ना? जमीन बनाया, आसमान बनाया, स्ट्रांग बनाया तो वीक बनाया, कमजोर बनाया तो ताकतवर बनाया। अरे हाँ ना बोलो भाई? सब कुछ प्रकृति ने जो दिया ना तुमको, बड़ा सोच समझ के। केमिस्ट्री के अंदर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। बॉन्डिंग के जरिए तुमको बॉन्ड बनाना सिखाया तो एंटी के जरिए बॉन्ड को तोड़ना सिखाया। अरे हाँ ना बोलो भाई? बॉन्डिंग के जरिए बॉन्ड बनाना सिखाया तो एंटी के जरिए बॉन्ड तोड़ना सिखाया। अगर दो केमिकल स्पीसीज के बीच में यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा जी? केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब ये केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग भी हो सकता है, ये केमिकल बॉन्ड मेरे भाई स्ट्रांग भी हो सकता है, और ये केमिकल बॉन्ड मेरे भाई वीक भी हो सकता है, ताकतवर भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है। सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड कौन सा है? वीक केमिकल बॉन्ड कौन सा है? भैया जी, जिस बॉन्ड को बनाने के लिए, ढंग से सुनिएगा, जिस बॉन्ड को बनाने के लिए केमिस्ट्री के दुनिया में, जिस बॉन्ड को बनाने के लिए केमिस्ट्री की दुनिया में जिस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अच्छा सर, बिना इलेक्ट्रॉन के भी बॉन्ड बन सकता है? बन सकता है। अभी बताऊंगा, अभी आराम से आप ही के सामने सब कुछ रखूंगा, सब कुछ एकदम आराम से। जिस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जिस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत ना पड़े, वीक बॉन्ड कहते हैं। मेरे भाई, जिस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नीडेड है, इलेक्ट्रॉन नीडेड है, हमने कहा साहब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। जिस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम कहते हैं साहब वीक बॉन्ड होगा। क्या होगा? वीक बॉन्ड होगा। अब जरा गौर से मेरी बात को समझिए। सर एक बात बताइए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड को और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? मान लो भाई, यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, सुनने की कोशिश करना। एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज दैट, और एक एटम के पास एक एटम बी है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ए ने कहा, बी सुनते हो, बचपन से तुमसे बेहद बेइंतहा बेशुमार मोहब्बत करता हूं, क्या तुम मेरे करीब आओगे? क्या तुम मुझसे बॉन्ड बनाना चाहोगे? बी ने कहा, हार्दिक इच्छा तो यही है, दिल की इच्छा तो यही है कि मैं भी तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाना चाहती हूं। मेरे भाई, ए और बी ने मिलकर बॉन्ड बनाया। अब जरा गौर से देखिए, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ए ने लगाया, एक इलेक्ट्रॉन बी ने लगाया। बहुत बढ़िया बात है भैया जी, ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, और बॉन्ड में कितने लगे? इलेक्ट्रॉन लगे। अब आप सोच के बताइए, ए भी क्या था? एक एटम था जी, और बी भी क्या था बेटा जी? एक एटम था। क्या ये दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड बना है, सुनना जरा गौर से, क्या अगर ये दो एटम के बीच में बॉन्ड बना है, क्या इन दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड बना है तो इसको इंटर एटॉमिक, अंग्रेजी की भाषा में बताइए, क्या इंटर एटॉमिक बॉन्ड कह सकते हैं या नहीं कह सकते? भैया, दो एटम एक दूसरे को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बोला? दो एटम एक दूसरे को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, करीब आ रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं। क्या मैं इसको इंटर एटॉमिक कह सकता हूं? हां जी सर, कह तो सकते हैं। ये दो एटम के बीच में बन रहा है भैया, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इंटर एटॉमिक बॉन्ड। क्या कह सकते हैं? इंटर एटॉमिक। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, मान लिया बात। भाई आप मुझे एक बात सोच के बताओ, जरा गौर से देखना। पानी होता है ना, पानी 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 पानी, आज मैं पानी पानी हो गई। यहां पे जरा गौर से देखना, ढंग से सुनना, ढंग से सुनना, आराम से। भैया, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, चलिए सर मान लिया बात। ऑक्सीजन की होती है 3.5, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन की औकात ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की टेंडेंसी ज्यादा है, क्या करने की? इलेक्ट्रॉन को अपने पक्ष में खींचने की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो एक एटम की औकात, एक एटम की औकात होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
मेरे भाई जैसे कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना तो सौदा क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन तुम लगाना, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तुम लगाना, हम दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, मुस्कुराएंगे, देखेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, स्टेबिलिटी मिलेगी। यह निर्णय हुआ था। थोड़े टाइम बाद ऑक्सीजन ने अपनी औकात किसको दिखानी शुरू की? हाइड्रोजन को। क्या बोला? बोला क्या कि भैया देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। अगर एनसीईआरटी, माता रानी, गीता, बाइबल, कुरान को आप लोगों ने पढ़ा है तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक एलिमेंट की औकात होती है कि वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा है? जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर शेयर किया था। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? चूंकि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लगाया और ऑक्सीजन ने, क्या अब एक बात तो कपल बन चुका है या नहीं बन चुका है? जोड़ा बन चुका है या नहीं बन चुका है? जोड़ा को अंग्रेजी में क्या कहते हो? पेयर। कैसा पेयर है? क्या ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए? नहीं सर। हाइड्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन दिए? नहीं सर। एक ऑक्सीजन ने दिया सर और एक दूसरा हाइड्रोजन ने दिया। हाँ या ना? अब जरा गौर से सुनो, क्या मैं इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं या नहीं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? ये मुझे बताओ, क्या ये शेयर्ड पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब कपल, अब इससे बेहतर क्या बताना? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, भैया एक बात सोच के बताओ, ऑक्सीजन की औकात ज्यादा है और औकात ज्यादा है तो एनसीईआरटी, माता रानी, गीता, बाइबल, कुरान ये हमसे कहती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस। एलिमेंट की औकात होती है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस के प्रति कितना खींच सकता है, अपने न्यूक्लियस के प्रति कितना खींच सकता है। ऑक्सीजन तुरंत औकात दिखाना चालू कर देगा, ए हाइड्रोजन तुमसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। भैया इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा होता है? सर बचपन से तो यही सुनते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, लेकिन आज आपने कहा है बहुत नई चीज सिखाओगे तो कोई और चार्ज भी बता दो। नहीं भाई, कोई नई चीज सिखाऊंगा, जो जानते हो उसको थोड़ी मैं कह रहा हूं गलत जानते हो, मैं कह रहा हूं नई चीज सिखाऊंगा। तो अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, अपने खेमे की तरफ खींचेगा, समझना ये था ऑक्सीजन और ये क्या था? ऑर्बिटल। ये वो ऑर्बिटल है जो इन दोनों ने मिलकर बनाया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर। इलेक्ट्रॉन जो सेंटर में था बॉन्ड बनते वक्त, समझने की कोशिश करना है यहां पे, वो क्या हुआ यहां पे जरा गौर से देखो। जो सेंटर में था, चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो एक बात तो बहुत होगा तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां चले जाएंगे। हाँ या ना? अगर मैं आपसे बात करूं, ये ऑर्बिटल रहा और इस ऑर्बिटल में स्लाइटली शिफ्ट हो गया। ऐसा तो है नहीं कि ऑर्बिटल छोड़ के भाग गए, ऐसा तो है नहीं, है तो उसी ऑर्बिटल में जिसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलकर बनाया था। 50% हक अगर इस ऑर्बिटल पे ऑक्सीजन का है तो 50% हक किसका है? हाइड्रोजन का भी तो है भैया। तो एक बात तो, ये इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचेंगे, जब खींचेंगे तो स्लाइटली ये क्या करेगा? शिफ्ट हो जाएगा। जब ये स्लाइटली शिफ्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? सोच के बताओ। सर हमने तो सुना है नेगेटिवली, नेगेटिवली चार्ज है। तो एक बात था, क्या ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल छोड़ के भगे हैं या अभी भी उस ऑर्बिटल में थोड़ा सा शिफ्ट हुए हैं? तो ऑब्वियस है जवाब क्या होगा? आप मुझे सोच के बताइए, आप मुझे सोच के बताइए, बोलिए 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 बोलिए, आप मुझे सोच के बताइए। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्लाइटली किसके न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हुआ है? ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की तरफ। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अब मुझे बताइए, क्या ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल छोड़ के भाग गए या स्लाइटली उसके न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हुए हैं? ये मुझे बताइए। स्लाइटली उसके न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हुए हैं, बताइए फटाफट। स्लाइटली शिफ्ट हुए हैं, बोलो हाँ या ना? शिफ्ट हुए हैं तो क्या यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? अरे ऑब्वियस है भैया, इलेक्ट्रॉन जब टुकुर 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 उधर की तरफ जाएगा तो इसको इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से दूर जा रहा है तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, रोएगा, बौखलाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए पुकार लगाएगा कि भैया इलेक्ट्रॉन मुझसे जो कभी बीच में हुआ करते थे अब वो मुझसे दूर जा रहे हैं। जब दूर जा रहे हैं तो हलचल होगी, हलचल होगी तो पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो सामने वाले पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आएगा। अरे हाँ ना, पॉजिटिव अगर आजू में बढ़ा तो नेगेटिव बाजू में बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ चल छैया छैया करके गया है या नहीं गया? गया है। जरा गौर से सुनना बेटा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये तो है नहीं कि ये वाटर मॉलिक्यूल मंगल ग्रह का है तो इसी पृथ्वी का, और अगर इसी पृथ्वी का है तो ऑक्सीजन के सर पे नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसकी औकात ज्यादा है, वो अच्छे घराने का एलिमेंट है, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसकी औकात है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा। अगर खींचेगा तो सुनना जरा गौर से, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। मेरे भाई जरा गौर से बताओ, जरा गौर से बताओ, मैं तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल ले लेता हूं और बड़ी खूबसूरत बात करते हैं अपन। खूबसूरत बात यह है कि भाई साहब ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव छोटे छोटे पॉजिटिव 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 छोटे छोटे पॉजिटिव छोटे छोटे हाइड्रोजन पे आएंगे।
आपको पता है पॉजिटिव आएगा हाइड्रोजन पे। मेरे भाई एक बात बताओ, क्या इस दुनिया में कभी दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है? पहले ये मुझे बताइए, ये मुझे बताइए आप फटाफट सोच के कि भैया जी एक बंधन होता है या रिपल्सन होता है या अपोजिट चार्ज को। तुम लोग भी स्कूल में पढ़ते हो, जाते हो, तुमको पता है दो अपोजिट चीजें में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है? बोलिए 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 बोलिए, अट्रैक्शन या रिपल्सन? बहुत सारे लोग कह रहे हैं अट्रैक्शन होता है। तो मेरे भाई जब अट्रैक्शन होगा तो जरा गौर से देखना भैया, नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव को देख के मुस्कुराएगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, हाँ या ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्या पॉजिटिव नेगेटिव को देख के मुस्कुराएगा? यस सर, देख के मुस्कुराएगा। क्या नेगेटिव पॉजिटिव को देख के मुस्कुराएगा? हाँ सर मुस्कुराएगा। क्या करीब जाएंगे? हाँ सर जाएंगे। क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? अरे सर करीब कैसे जाएंगे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं लगेगा? दो लोगों के करीब जाने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लगना बहुत जरूरी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लगना बहुत जरूरी है। करीब आने के लिए सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का लगना बहुत जरूरी है। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं। तो मेरे भाई अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, पक्की बात है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इतनी बात से सब लोग सहमत हैं? बोलिए हाँ या ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर लग रहा है तो आप मुझे एक चीज सोच के बताइए, क्या यहां पे किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या ये बॉन्ड है? हाँ सर है। बॉन्ड क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता है। पानी के बीच में कभी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख पाए हो आज तक? कभी दिखा है तुमको? नहीं दिखा है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग तो रहा है, इसीलिए तो पानी लिक्विड है भाई, इसीलिए तो पानी लिक्विड है। जब उसी को फ्रिज में ले जाके डाल देते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और तेज लगना चालू हो गया, एक दूसरे के और करीब आ गए तो बर्फ बन गया, वही पानी बर्फ बन गया। अरे हाँ ना? अब उसको बॉयल करना शुरू करते हो तो गैस बन के उड़ना, वेपर बन के उड़ना शुरू हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में कम हो गया तो वो गैस बन के वेपर बन के उड़ना शुरू हो गया। अरे हाँ ना? बोलो भाई, पक्की बात है। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग तो रहा है लेकिन वो तुमको दिखाई नहीं देता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नथिंग बट बॉन्ड। अब तुम सोच के बताओ, क्या ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल है सर, दो एटम से मिलकर बना है सर, मॉलिक्यूल कहेंगे सर, बिल्कुल कहेंगे। वाटर का मॉलिक्यूल है? हाँ साहब है। आजू वाला? हाँ साहब है। उसके आजू वाला? हाँ साहब है। क्या ये दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा है? ये मुझे बताओ। हेलो, क्या दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा है? ये मुझे बताइए, आप लोग बताइए। देखो समझने वाले को सब कुछ समझ में आएगा भैया, और बहुत बढ़िया समझ में आएगा, बस आप लोग सुनिए। यहां पे अगर मैं बात करूं, दो मॉलिक्यूल के बीच में यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो अगर मैं बात करूं क्या मैं इसको एक नाम दूं? जैसे हर मोहब्बत को कुछ नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, दो एटम की मोहब्बत को हमने कहा इंटर एटॉमिक, बोलो हाँ या ना? वैसे ही क्या मैं इसको इंटरमॉलिक्यूलर कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? ये मुझे बताओ। इंटरमॉलिक्यूलर कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? कह सकता हूं साहब, पक्की बात है। यानी कि याद रखना मेरे भाई, इस दुनिया में जब जब एटम एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं हमेशा इंटर एटॉमिक बॉन्ड बनता है। बहुत बढ़िया सर। जब जब इस दुनिया में, केमिस्ट्री के दुनिया में, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं तो हम इसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। मेरे भाई इंटरमॉलिक्यूलर जो होता है वो हमेशा वीक बॉन्ड होता है। इंटरमॉलिक्यूलर जो होता है वो हमेशा वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है? हमेशा वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है? हमेशा वीक बॉन्ड होता है। ये आपकी बॉइलिंग पॉइंट निर्धारित कर सकता है, ये आपकी मेल्टिंग पॉइंट निर्धारित कर सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये डेंसिटी को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, बॉन्ड की मजबूती के बारे में कौन बताएगा, तो हमेशा स्ट्रांग बॉन्ड बताएगा। बॉन्ड की एनर्जी के बारे में चर्चा कौन करेगा? स्ट्रांग बॉन्ड करेगा। बॉन्ड के तोड़ने के बारे में अगर हम बात करें तो बॉन्ड की मजबूती के बारे में हमेशा कौन करेगा? हमेशा आपका स्ट्रांग बॉन्ड करता है। अब बात आती है कि सर इंटरमॉलिक्यूलर बोला तो वीक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की जरूरत जहां पड़ती है उस बॉन्ड को स्ट्रांग बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती है सर वीक बॉन्ड। तो अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन के बिना भी बॉन्ड बन सकता है? हाँ बन सकता है। अच्छा, पहली बार सुने 10वीं से 11वीं आने वाले लोग या 11वीं से 12वीं जाने वाले लोग कि इंटर, अगर दो एटम के बीच में लग रहा है तो इंटर एटॉमिक, दो मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हमेशा वीक होता है क्योंकि उसको बनाने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती है, और वहीं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत हमेशा पड़ती है। अगर मैं बात करूं सर इंटर एटॉमिक, इंटरमॉलिक्यूलर, हो गया बहुत सारी बातें। आप कुछ एग्जांपल देंगे? बेटा कोवेलेंट का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? इतना सुना होगा, नहीं सुना है सुनो आज।
एक होता है कोवेलेंट, एक होता है कोवेलेंट, एक आपने सुना है आयनिक। ये दोनों से तो आप चिर परिचित हैं। तीसरा थोड़ा सा अचंभित करें, डेटिव, कुछ लोगों ने हो सकता है सुना भी हो। डेटिव, कोवेलेंट, आयनिक, डेटिव, ये तीनों बॉन्ड जो हम पढ़ते हैं मेरे भाई, ये तीनों बॉन्ड जो होते हैं ये आते हैं स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में। वीक की कैटेगरी में क्या आता है सर? भैया जी वीक की कैटेगरी में आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या आता है बोलो मेरे लाल? हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। क्या आता है? हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। अगर मैं बात करूं वीक की कैटेगरी में क्या आता है सर, तो डाइपोल बेस्ड फोर्सेस आती हैं। क्या आती हैं? डाइपोल बेस्ड फोर्सेस। क्या होती हैं? डाइपोल बेस्ड फोर्सेस। डाइपोल, डाइपोल, छोटे छोटे डाइपोल, ठीक है। ये वीक बॉन्ड की कैटेगरी है सर। इसको बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमेशा दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, एटम के बीच में लग ही नहीं सकता। कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है, सर हमने सुना है फोन के बीच में जो लगेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं, दो एटम के बीच में हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड बना है, ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता। हाइड्रोजन फ्लोरीन एक मॉलिक्यूल लिया, फिर हाइड्रोजन फ्लोरीन दूसरा मॉलिक्यूल लिया, फिर हाइड्रोजन फ्लोरीन तीसरा मॉलिक्यूल। अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। दो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, दो एटम के बीच में नहीं लगता है। जैसे मैं तुम्हें दिक्कत बताता हूं, जैसे बहुत सारे बच्चों को आती होगी समस्या, उनको पता है कि सर यहां पर लिख के निकल जाते हैं अपन, ये मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है सर, लेकिन सर हाइड्रोजन बॉन्ड पता कैसे चलेगा? ये कौन सा बॉन्ड है सर? ये भी तो हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ? बेटा मेरे सुनना जरा गौर से, जब कभी केमिस्ट्री की दुनिया में, जब कभी केमिस्ट्री की दुनिया में दो एटम के बीच में बॉन्ड बने, दो एटम के बीच में बॉन्ड बने, वो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो सकता है। क्योंकि इंटर एटॉमिक बॉन्ड, क्योंकि दो एटम के बीच में बनने वाले बॉन्ड को इंटर एटॉमिक बॉन्ड कहते हैं। और इंटर एटॉमिक बॉन्ड क्या होता है? इंटर एटॉमिक बॉन्ड क्या होता है? जो दो एटम के बीच में बने। अब दो एटम के बीच में बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है, तो इसको कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे, इसको कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए, यहां पर सुनिए तो जरा, एक मिनट, एक मिनट। ई और ई एटम नहीं है, ये और एटम नहीं मानते इसको। अरे लाल सुनो, ये और एटम है मान लिया मैंने, लेकिन आप एक चीज देखो ना, ये कंप्लीट क्या है? मॉलिक्यूल। ये कंप्लीट अलग मॉलिक्यूल, ये कंप्लीट अलग मॉलिक्यूल है या नहीं है? मैं हटा देता हूं, फिर से देख लो। ये कंप्लीट अलग मॉलिक्यूल, ये कंप्लीट अलग मॉलिक्यूल, ये कंप्लीट अलग मॉलिक्यूल है या नहीं है? है। अब तुम एक चीज सोचो, और भी हटाओ बात, इस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है? सोच के बताओ तुम। इस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आया? चाचा घर से, फूफा घर से, मामा घर से, कहां से आया बताओ? कहीं से आया? नहीं आया ना। जबकि इस बॉन्ड को बनाने के लिए मेरे भाई, इस बॉन्ड को बनाने के लिए, इस बॉन्ड को बनाने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है? हां या ना बोल। तो ऑब्वियस है सर, इस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है। इस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ी है। क्या हां या ना बोलो? पक्की बात है। अब जरा गौर से सुनना, जब भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो हम कहते हैं इंटर एटॉमिक। जब भी दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर। पक्की बात है। जिस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़े, इंटर एटॉमिक। जिस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती, हम उसे क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर। क्या यह बात समझ में आई या नहीं आई? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट से ये बताइए मुझे। यहां तक की बात में कोनो दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो बता दीजिए, अन्यथा हम लोग आगे चलते हैं। बताइए फटाफट, बता दो भाई। यहां तक की बात क्लियर है? चले हम आगे, चले आगे, हम चले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए 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 चलिए। अब जरा गौर से यहां पे देखिएगा भैया, यहां पे देखिएगा। यानी कि अगर हमने बात किया कि बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड जो होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो लगता तो है पर दिखाई नहीं देता। दो केमिकल स्पीसीज के बीच में अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चालू हो जाए तो साहब कहते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है वीक बॉन्ड। पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, अच्छा है तो बुरा है, महिला है तो पुरुष है, जमीन है तो आसमान है। समझ रहा हूं मेरी बात को? ए बीएमओ है तो बीएमओ है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सुना है तो एंटी बॉन्डिंग भी हमने सुना है, पक्की बात है। कोवेलेंट सुना है तो हमने आयनिक भी सुना है। शेयरिंग हमने सुनी है तो एक इक्वल शेयरिंग है तो एक अनइक्वल शेयरिंग है। बॉन्ड भी वैसे ही कितने तरह का है? दो तरह का। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक वीक बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन की जरूरत लगी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं हम बोलेंगे वीक बॉन्ड। दो एटम के बीच में बना बॉन्ड इंटर एटॉमिक, दो मॉलिक्यूल के बीच में बना बॉन्ड इंटर मॉलिक्यूलर। हाँ या ना? अब जरा गौर से सुनिएगा सर, मैंने एक छोटा सा सवाल, क्वेश्चन है। एक बात बताइए, आप लोगों ने सुना है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड,
ठीक है, अच्छा 10वीं में तो कम से कम पढ़ा ही होगा यार, बचपन में तो सुना ही होगा। इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर बॉन्ड कौन सा होता है? अगर हम बात करें कि आपने आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, मेरा सबसे छोटा सा सवाल है, सबसे प्यारा सवाल है कि आयनिक और कोवेलेंट में से आपने आज तक सुना है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है? ये मुझे बताइए। बोलिए 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 बोलिए, हाँ या ना? बोलिए कौन सा? तो भैया यहां पे जवाब जो आया वो आयनिक आया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपके मन में जो भी विचार है आपके विचारों का सम्मान है। लेकिन सर अब सुनिए मेरी बात को, मैं कहूं एक काम करो, एक एप्पल ले लो, सेब ले लो और कहो ऑरेंज के साथ कंपेयर करो। सर एप्पल ना सर, उसका छिलका आप उतार नहीं सकते सर, ऑरेंज का छिलका उतार लेंगे। ये कोई कंपैरिजन हुआ भैया? एप्पल को मैं बोलूं ऑरेंज से कंपेयर करिए, आप कंपेयर नहीं कर सकते भाई। यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल विथ एन ऑरेंज, सिंपल सी बात है। मैं तुमसे बोलूं कि एक काम बताओ कि धरती और आसमान में कंपैरिजन करो। सर धरती नीचे आसमान ऊपर है, किसके रिस्पेक्ट में? आपके रिस्पेक्ट में। कहे कि आप धरती पे खड़े हैं, आप हवा में उड़ रहे होते तो आप क्या कहते? आसमान नजदीक है या धरती नजदीक है? ये मुझे बताइए। आप हवा में उड़ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आसमान मेरे लिए नजदीक है या धरती नजदीक है? तब तो आपके लिए आसमान नजदीक हो जाता है, धरती नीचे है सर। अरे तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना जो आपने सेट कर रखा है। अब सुनिए मेरी बात को, आप आयनिक और कोवेलेंट को कंपेयर ही नहीं कर सकते भाई। आप जवाब पूछोगे, मैक्सिमम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट। यू कैन नॉट कंपेयर एन एप्पल विथ एन ऑरेंज। आप कह रहे हो डॉक्टर को इंजीनियर से कंपेयर करो, समझ रहे हो मेरी बात को? डॉक्टर को इंजीनियर से कंपेयर करो। आपके घर में टीवी बिगड़ी है, उस समय डॉक्टर इंजीनियर की कंपैरिजन करोगे और टीवी देखना मस्ट है आपके लिए, तो आपके लिए इंजीनियर महान है। मान लीजिए जीवन आईसीयू में पड़ा हुआ है या आप खुद डॉक्टर बने हुए हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, तो आपके लिए डॉक्टर का काम महान है। हर कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है बेटा। आइडियल गैस इक्वेशन का नाम सुने हो? उसको भी मानने के लिए 21 अजम्पशन लगाने पड़े कि आइडियल गैस होगा। केमिस्ट्री में 0 या 100 जैसा कुछ नहीं होता। आप ये कभी नहीं कह सकते कि आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट। आयनिक हमेशा कोवेलेंट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। आप ये कभी नहीं कह सकते कि कोवेलेंट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आयनिक, कह नहीं सकते भैया। आप सेब को संतरे के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दोनों की अलग अलग वैल्यूज हैं, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, दोनों की अलग अलग कहा जाता है ना कि महत्व बातें हैं, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं आपसे आंसर बोलूं कि आंसर एग्जैक्टली क्या है, तो आंसर होता है भैया जी इन सम केसेस अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई एक बात बताओ, आयनिक और कोवेलेंट में कंपैरिजन करना है, बताओ कौन तगड़ा है, मैं कहूंगा भैया मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता, तुमको पता हो तुम बता दो। क्योंकि मैं जो जानता हूं वो ये जानता हूं, इन सम केसेस आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट, आयोनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट, ठीक है? अच्छा ये डब्बा जिधर मुंह खोला रहता है वही बड़ा होता है, ठीक है? हेलो बायोलॉजी, इधर देखो, अगर मैं बात करूं आयनिक बॉन्ड जो होता है जिधर की तरफ मुंह खुला है वही बड़ा होता है। आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट एंड इन सम केसेस कोवेलेंट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन आयोनिक बॉन्ड। कुछ केसेस में आयनिक ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कोवेलेंट से और कुछ केसेस में कोवेलेंट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है आयनिक से, पक्की बात है। दूसरा सवाल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, एक बॉन्ड आपने सुना होगा, एक्चुअल में डेटिव बॉन्ड जो होता है, मैं आपको बता दूं डेटिव बॉन्ड दो तरीके का होता है। अभी बताऊंगा क्या होता है पूरा डिटेल से, अभी बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। डेटिव बॉन्ड में एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई डेटिव। पाई डेटिव को कहा जाता है भैया जी बैक बॉन्ड। क्या कहा जाता है? बैक बॉन्ड। क्या कहा जाता है? बैक बॉन्ड, ठीक है? और सिग्मा डेटिव को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जनरली लोग कह देते हैं कोऑर्डिनेट बोलो डेटिव बोलो एक ही बात है, नहीं बेटा एक बात नहीं होती है। डेटिव एक्चुअल में क्लासिफाइड है दो पार्ट में, सिग्मा या पाई। अगर सिग्मा डेटिव है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्योंकि डेटिव बॉन्ड जो है, बॉन्ड सिंगल भी बन सकता है डबल भी बन सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए 3.14 मैं आपसे एक वैल्यू देता हूं या 22/7 देता हूं, आपके दिमाग में बचपन से क्या याद है कि भैया ये किसकी वैल्यू है? पाई की वैल्यू है, और पाई को रिप्रेजेंट आप किससे करते हो? इससे रिप्रेजेंट करते हो, हाँ या ना? ऐसे ही सिंगल और डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिस्ट्री की दुनिया में कुछ टेक्निकल टर्म्स बनाए गए हैं। जैसे कि सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्मा, समझ रहे हैं आप मेरी बात? सिग्मा साइन ये है, ठीक है? और मल्टीपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, डबल बॉन्ड हो जाए ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लाया गया है? पाई लाया गया है। क्या लाया गया है बेटा जी? पाई लाया गया है, हाँ या ना? मल्टीपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लाया गया? पाई लाया गया। अब जरा गौर से सुनना, वो सिग्मा भी बन सकता है, सिंगल भी बन सकता है, डबल भी बन सकता है। अरे हाँ ना बोलो भाई। अगर वो डबल बनता है
तो उसे हम क्या बोलेंगे, पाई, पाई कोऑर्डिनेट, पाई डेटिव बॉन्ड। और अगर वो सिंगल बनता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा डेटिव बॉन्ड। सिग्मा डेटिव बॉन्ड को एक्चुअल में क्या कहा जाता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अगर वही पाई डेटिव बॉन्ड को क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बना तो बना कैसे, जरा गौर से मेरी बात को समझने और सीखने की कोशिश करना, जरा गौर से, यहां पे जरा गौर से समझने की कोशिश करना। यहां पे अगर मैं बात करता हूं मोड ऑफ फॉर्मेशन, ओके 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 ओके, लैग ओके है। अब राइट नाउ आई थिंक लैग इज ओके, यस लैग इज ओके, से यस और नो। क्या क्लियर है भैया जी, लैग हुआ सर, अरे लैग चला गया, जाने दो उसको, कह दो जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं चाहे मुझको। अब इधर आ जाओ, इधर ओके है, इधर सुनिए भैया। मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है वो हमेशा दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। कौन कौन सा होता है सर, भैया देखो, एक होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए। किसके जरिए होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके जरिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया जी। और एक होता है शेयरिंग के जरिए। किसके जरिए, शेयरिंग। शेयरिंग इज समहाउ केयरिंग, है ना, आप एक दूसरे के बारे में केयर करते हैं, आप दूसरे के करीब जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, करीब आते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, इक्वल शेयरिंग के जरिए, मतलब रजामंदी के जरिए। वहीं अगर मैं बात करता हूं सर आपसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी एक बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल, जब मेटल पैदा हुआ तो मम्मी से बोला, क्या मम्मी मम्मी बचपन से मेरा एक ही सपना है कि बड़ा होकर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनूंगा, यानी मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहता हूं, मेरा काम है केमिस्ट्री की दुनिया में इलेक्ट्रॉन देना। भाई साहब, मेरे को इलेक्ट्रॉन देने में मजा आता है, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मेरे सर पे पॉजिटिव आएगा, लोग मुझे इलेक्ट्रोपॉजिटिव के नाम से पुकारेंगे। क्यों ऐसा, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि भाई लोग, आप लोगों को पता है एक न्यूट्रल एटम की अगर मैं बात करूं, बचपन से आपने इतना तो पढ़ा होगा कि न्यूट्रल एटम जो होता है, न्यूट्रल जो एटम होता है, मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, समझ रहे हो मेरी बात को, जो आयन नहीं है। आयन क्या होता है, ये सुनो यहां पे, आयन एक्चुअल में दो तरह का होता है, एक होता है केटायन और एक क्या होता है, एनायन। अरे पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, अच्छा है तो बुरा है, महिला है तो पुरुष है, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो वीक बॉन्ड है। तो मोड ऑफ फॉर्मेशन दो भी तरीके का वो भी है, एक है ट्रांसफर, एक है शेयरिंग। समझ रहे हो मेरी बात को। वैसे ही आयन भी कितने तरह के हैं, दो तरह के, एक होता है केटायन, एक होता है एनायन, धनायन और ऋणायन, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इनको। जिसके सर पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं केटायन, और जिसके सर पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम कहते हैं एनायन। समझने की कोशिश करना। अब एक एटम का, एक न्यूट्रल एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, हर एक एटम का एक एटॉमिक नंबर फिक्स है। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है, अरे ऑब्वियस है, मान लीजिए एक एटम है एक्स, लेट सपोज दैट, मैंने कहा एक एटम है एक्स, इसके पांव में एक नंबर लिखा होता है और इसके छत पे एक नंबर लिखा होता है। पक्की बात है, सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ रहे हो। इसके पांव में एक नंबर लिखा होता है और इसके छत पे भी एक नंबर लिखा होता है। भैया इस नंबर को कुछ शब्द से हम बताते हैं, कुछ नंबर, इस नंबर को कुछ शब्द से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो किसी का कुछ नाम होता है, ठीक है, अब मान लीजिए 12th में थे तो बहुत सारे बच्चे आपके ईयर में 12th में हैं, आप मानते हैं। जैसे मैं एक टाइम पे 12th में था तो बहुत सारे बच्चे 12th में थे, मैं एक टाइम पे क्लास 2nd में था तो बहुत सारे बच्चे उस टाइम पे क्लास 2nd में थे, तो सबको एक रोल नंबर दिया गया था। वैसे ही केमिस्ट्री की दुनिया में 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट को आज तक खोजा गया है, और खोजा गया है तो उनका एक नंबर फिक्स है, उनकी एक आइडेंटिटी फिक्स है। आपका आधार कार्ड नंबर आपकी आइडेंटिटी है, वैसे ही एक एटम की भी एक आइडेंटिटी है जो कि है एटम, ठीक है, एटॉमिक नंबर। क्या है, एटॉमिक नंबर। तो पांव में जो होता है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर। और जो छत पे नंबर लिखा है इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। अब बच्चों का कंफ्यूजन आता है कि सर मास नंबर क्या होता है, मास नंबर यही है। एटॉमिक वेट क्या होता है, यही है मेरे भाई। एटॉमिक मास बोलो, एटॉमिक वेट बोलो, एटॉमिक भार बोलो, अणु भार बोलो, तुम कुछ भी बोलो, तुमको जो मन करे वो बोलो। एटॉमिक मास, मास नंबर, एटॉमिक वेट, कुछ भी बोल लो। हिंदी में कहते हैं अणु भार, ठीक है, मतलब भार मतलब वेट, वेट को कहा जा रहा है, और अणु किसको बोला जाता है, एटम को बोला जाता है। तो अगर मैं बात करता हूं एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, आप इसके अलावा अगर बात करते हैं कि एटॉमिक मास नंबर, सारी चीजें एक ही होती हैं, तीनों को एक ही शब्द से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये छत का नंबर उन्हीं के बारे में बताता है, मैं लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, ठीक है, क्लियर है। अब जरा गौर से सुनो, एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है भैया जी, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास। क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन होते हैं।
अब आपको पता है न्यूक्लियस में कौन रहता है? न्यूक्लियस के सेंटर में हमारी बॉडी का सेंटर है, इस रूम का सेंटर है, आपकी बॉडी का सेंटर है, आप जिस कमरे में बैठे हैं उसका भी एक सेंटर है, जहां कहीं भी बैठे हैं उस एरिया का सेंटर है, उस बिल्डिंग का सेंटर है, उस जोन का सेंटर है, उस प्रदेश का सेंटर है। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। फिजिक्स कहता है या नहीं कहता है? एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीजन एंड द रीजन इज फिजिक्स ओनली। ठीक है, भौतिक विज्ञान कहता है कि हर बॉडी का सेंटर है, वो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। एटम का भी सेंटर है, जिस सेंटर में रहता है प्रोटॉन। प्रोटॉन बचपन से पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसा आपने सुना है। ऐसा आपने सुना है कि प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है भैया? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। मान लो एक न्यूट्रल एटम था, एक न्यूट्रल एटम था, वो कौन था? मेटल था। वो कौन था? मेटल था। मेटल के पास मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे, न्यूट्रल मेटल था, और 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 क्या थे? प्रोटॉन थे, लेट सपोज। अब मेटल पैदा होते ही क्या बोला कि मम्मी मम्मी हमारा सपना है बड़ा होकर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनेंगे, दुनिया में हम इलेक्ट्रॉन देंगे। लेट सपोज दैट इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? सर 10 थे पहले, अब 9 इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉन? प्रोटॉन तो दिया नहीं है, प्रोटॉन तो 10 ही रहेंगे। रेसेसिव डोमिनेंट तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, जेनेटिक्स पढ़े हो। रेसेसिव डोमिनेंट चाहे तुमने 10वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा था और 11वीं 12वीं में पढ़ा है, मेंडल के बारे में सुना है, क्लासिकल जेनेटिक्स सुना है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स सुना है, और उसमें एक टर्म यूज होता था रेसेसिव डोमिनेंट, कैरेक्टर के बारे में सुना था। अब जरा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करना, गौर से मेरी बात को। भैया एक बात तो, नेगेटिव चार्ज कितने हैं? तो नेगेटिव चार्ज है यहां पे 9 और पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 10। एक बात तो, चार्ज डोमिनेट कौन सा करेगा? सर ऑब्वियस है, जो डोमिनेंट है वही डोमिनेट करेगा। अरे हां ना बोल भाई। तो यानी कि मेटल का अगर सपना है इलेक्ट्रॉन देना, मेटल का सपना है इलेक्ट्रॉन देना, और एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं? बराबर। तो कोई भी डिसबैलेंस हुआ तो एटम के ऊपर तो चार्ज आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो यानी कि उसे हम क्या बोलेंगे? केटायन। अगर नेगेटिव चार्ज आया तो हम उसे क्या बोलेंगे? एनायन। मतलब मेटल का सपना क्या है? मेटल का सपना है लाइफ में इलेक्ट्रॉन देने का। मेटल का सपना क्या है? लाइफ में इलेक्ट्रॉन देने का। मेटल का सपना क्या है? लाइफ में इलेक्ट्रॉन देने का। अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके सर पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? ये मुझे बताओ। आप लोग मुझे एक बारी बताइए, आप लोग मुझे बताइए कि अगर मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके सर पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? सोच के बताओ फटाफट। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? मैं इसको हटा रहा हूं फटाफट से। मेरे भाई सारे लोग बताएंगे कि आप मुझे सोच के बताइए, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या आएगा? मेटल का काम है लाइफ में इलेक्ट्रॉन देने का, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बहुत बढ़िया। यानी अगर मेटल अपने सर पे क्या रखना चाहता है? तो मेटल अपने सर पे रखना चाहता है पॉजिटिव। एक बात बताओ, नॉन मेटल का सपना क्या होगा? 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 ये मुझे बताओ। अगर मेटल का सपना है, अगर मेटल का सपना है कि लाइफ में इलेक्ट्रो पॉजिटिव बने रहने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा तो सर पे पॉजिटिव आएगा। दुनिया वाले इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दो बात को तो जोड़ के बोलती है दुनिया, हाँ या ना? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो सर पे पॉजिटिव आएगा। दुनिया जोड़ के बोल देगी कि इलेक्ट्रॉन नहीं दिया होता तो सर पे पॉजिटिव नहीं आता, यानी हम इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं कहते, हाँ या ना? ऐसे ही नॉन मेटल का सपना क्या होगा? सर नॉन मेटल कहते हैं हम अच्छे लोग हैं, हम बड़े लोग हैं, हम बड़े घराने के लोग हैं, हम ताकतवर घराने के लोग हैं, हमारी औकात ज्यादा है, हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है साहब, हमारी इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की क्षमता ज्यादा है, हम इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। और हमारा सपना है, अगर मेटल ने यह बगावत कर दी है कि वो इलेक्ट्रॉन देगा, मेटल ने पैदा होते ही अगर केमिस्ट्री की दुनिया में यह कहा है कि वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो हम भी यहां से ऐलान करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेंगे, हम जीवन भर इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन लोगे तो चाचा इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज है और अगर किसी ने नेगेटिव चार्ज लिया, मतलब उसके सर पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूं, नॉन मेटल लाइफ में हमेशा क्या बने रहना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। जिसके सर पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दिया नहीं होता, पॉजिटिव आता नहीं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव दुनिया कहती नहीं। ठीक है, इसको मैं यहां प्यार से लिख दे रहा हूं थोड़ा और सुंदर भाषा में, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन लिया नहीं होता तो इसके सर पे कभी नेगेटिव चार्ज आता नहीं, और इलेक्ट्रॉन यहां पे इसको कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता नहीं। अब देखो, मेटल और नॉन मेटल जब आमने सामने आएंगे, मेटल क्या बोलेगा? भाई साहब मैं देना चाहता हूं। नॉन मेटल कहता है सीधी भाषा में बात करो, क्या देना चाहते हो? उसने बोला जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा बचपन से सपना था बड़ा होकर मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनूंगा, मैं घूम घूम के लोगों को इलेक्ट्रॉन देने का काम करूंगा। बहरहाल तुम एक नॉन मेटल हो और तुम्हारी तो हार्दिक इच्छा है, तुमने भी ऐलान किया था पैदा होते ही कि तुम जीवन में इलेक्ट्रॉन लेने का काम करोगे। तो मैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हूं, तुम इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार हो?
उसने कहा कि यही मेरी भी इच्छा थी, बस बोल नहीं पा रहा था। मेरे भाई यहां से इलेक्ट्रॉन मेटल ने उठा के दिया, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा तो भाई साहब के सर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और बहन जी के सर पे आएगा नेगेटिव चार्ज। एक दूसरे को देखेंगे, मुस्कुराएंगे, अपोजिट चार्जेस हैं भाई साहब, एक दूसरे के करीब आएंगे और बॉन्ड बनाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब अगर मैं बात करूं, ये क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड। ठीक है, अब आते हैं हम मेन अपने पोर्शन में, शेयरिंग की अगर हम बात करते हैं। देखो भाई, शेयरिंग दो तरीके से हो सकती है। अरे भाई, बॉन्ड दो तरह के हैं, चार्ज दो तरह के हैं, आयन दो तरह के हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? मोड ऑफ फॉर्मेशन दो तरीके का है, एक ट्रांसफर एक शेयरिंग है। तो शेयरिंग भी दो तरीके की है। कौन कौन सी सर? एक होती है बेटा इक्वल शेयरिंग, एक क्या होती है, इक्वल शेयरिंग। क्या होती है? इक्वल शेयरिंग। और मेरे भाई दूसरी क्या होती है? तो दूसरी होती है अनइक्वल शेयरिंग। एक होती है इक्वल शेयरिंग और एक कौन सी होती है? अनइक्वल शेयरिंग। मान लो आपने 5 चॉकलेट खरीदा, 5 नहीं 10 खरीद लेते हैं, और किसी के घर में गए, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे आए, एक बच्चे को आपने 9 चॉकलेट दे दी, एक बच्चे को 1 चॉकलेट दिया। टॉफी की बात कर रहे हैं भैया, एक को 9 टॉफी दे दी, एक को 1 टॉफी। इंसाफी की या ना इंसाफी? सर ना इंसाफी। एक को 9 दे रहे हो, दूसरे को 1 दे रहे हो, गजब बात है यार। अगर मैं तुमसे बात करूं, आप गए और आपने पहले वाले बच्चे को बुलाया, बेटा इधर आओ, सुनो पानी पहले लेके आओ। दूसरे वाले को बुलाया, बेटा चाय तुम लेके आओ। अच्छा, तीसरे वाले को बुलाया, मिठाई लेके आओ। चौथे वाले को बुला, नमकीन लेके आओ। ठीक है, वो लेके आ गए बेचारे। ठीक है, अंदर जाके वो जदवत करके लेके आ गए। आपने दोनों को 5-5 दे दिया। कितने दे दिए? 5-5 आपने टॉफी दे दी। अब यहां पे आपने क्या किया है? यहां आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यहां पे इक्वल शेयरिंग की है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यानी कि शेयरिंग इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है। अब अनइक्वल शेयरिंग भी दो तरीके की होती है। अरे बॉन्ड दो तरीके का, आयन दो तरीके का, मोड ऑफ फॉर्मेशन दो तरीके का। समझ रहे हो? शेयरिंग दो तरीके की, तो अनइक्वल शेयरिंग भी दो तरीके की। सुनो जरा गौर से, पहले मैं इन दोनों का कंसेप्ट क्लियर करता हूं। सुनो सुनो सुनो। मान लो एक एटम है ए। लेट्स सपोज दैट एक जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम पैदा हुआ बी। ठीक है, लेट्स सपोज दैट ये दूसरे के पास भी उसके खाली कटोरे में, उसके झोले में एक इलेक्ट्रॉन है। ए को बी पसंद है, बी को ए पसंद है। ए बी के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, बी ए के साथ। इसने, ए ने और बी ने एक दूसरे को साइमल्टेनियसली अप्रोच किया। ए ने कहा देखो भगवान का दिया हुआ तुम्हारे पास खाली सा ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बी कहता है हाँ मेरे पास भी खाली ऑर्बिटल है, जैसा कि तुम्हारे पास है वैसा ही मेरे पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और हमें पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। बहुत ज्यादा क्या है? रिएक्टिव हैं। अब हमारी रिएक्टिविटी मेरे भाई बहुत ज्यादा हाई है। अगर मेरी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है तो क्यों ना हम ऐसा करें, हम एक दूसरे के करीब आए, हम एक दूसरे के पास आए, एक इलेक्ट्रॉन तुम देना, एक इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, दोनों कपल बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, शेयरिंग करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे और एनर्जी अपनी रिलीज कर देंगे और केमिस्ट्री की दुनिया में स्टेबिलिटी को गेन करने का शुभ अवसर हमें प्राप्त होगा। बी को भी इस बात से हालांकि ऐतराज नहीं था। बी ने भी कहा ठीक है, जैसा भी तुम सोचो तुमने उचित ही सोचा है। खैर एक दूसरे के करीब आए, फाइनली बॉन्ड बनाया। बॉन्ड बनाने के बाद मेरे भाई यहां पे बड़ी खूबसूरत बात आपको बताना चाहता हूं। इन दोनों का ऑर्बिटल का जब मिलन हुआ, बीच में ए ने कहा कि हम दोनों के न्यूक्लियस के बीच में ये इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेगा। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये जो बॉन्ड बना है ये शेयरिंग से बना है। किससे बना है? शेयरिंग से बना है। अब जरा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अनइक्वल शेयरिंग की हम बात करते हैं। अनइक्वल शेयरिंग में क्या होता है भैया, सुनना जरा गौर से। एक एटम मान लीजिए एक्स है और एक एटम वाई है। एक्स के पास भगवान का दिया हुआ खूब ढेर सारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 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 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। भगवान का दिया उनके पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। समझ रहा हूं मेरी बात को? अब जरा गौर से मेरी बात को समझना। वाई के पास खाली कटोरा है। खाली कटोरा बोले तो भैया वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट को अंग्रेजी में कहते हैं, सॉरी खाली को अंग्रेजी में कहते हैं वेकेंट। ठीक है, और ऑर्बिटल बोले तो कटोरा। ठीक है, या थैला या झोला, कुछ भी कह लो। इसके पास खाली झोला है और इसके पास क्या है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन देने को पगलाया हुआ है, वो लेने को, क्योंकि दोनों को चाहिए क्या? बॉन्ड बनाने का मन करता है। ये वाई के पास गया, वाई से बोलता क्या है? देख वाई, तेरे पास भगवान का दिया हुआ खाली झोला है, खाली कटोरा है, वेकेंट ऑर्बिटल है, और मेरे पास भगवान का दिया हुआ 2-2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो उसने बोला नालायक 2 रहेंगे तभी पेयर बोलेगा। ठीक है, पहली बात तो ये। तो उसने कहा कि तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास खाली कटोरा है, तो कहना क्या चाहते हो? कहता है बस कुछ नहीं, एक काम करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। तुम्हें किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन की। और मुझे किसकी जरूरत है? एक साथी की। और मैं तुम्हारी भर दूंगा खाली ऑर्बिटल को अपने इलेक्ट्रॉनों से भर दूंगा। ठीक है, इसने यह निर्णय ले लिया।
अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन अकेला कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन अकेला एक स्पीसीज लगा रही है, वो है एक्स। वो कौन है, एक्स। एक्स मतलब एक स्पीसीज हमने मानी है, ठीक है, तुम मत वहां पहुंच जाना, ठीक है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। एक्स क्या है, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वाई के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। अब एक्स अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और वाई क्या करेगा, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, पक्की बात है। अब जरा गौर से सुनो, ये जो बॉन्ड है बेटा, ये तो सिग्मा भी बन सकता है और ये तो पाई भी बन सकता है, सिंगल भी बन सकता है, डबल मल्टीपल भी बन सकता है, बोलो हाँ या ना। अगर सिंगल बनता है तो कोऑर्डिनेट कह देते हैं, अगर मल्टीपल बनता है तो हम इसको क्या कह देते हैं, बोलो बेटा, हम इसी को क्या कह देते हैं, बैक बॉन्ड। प्यार से बोले तो बीबी, समझ रहे हो मेरी बात को, बैक बॉन्डिंग क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग, पक्की बात है। अब सुनना जरा गौर से, सबसे पहली चीज अगर मैं तुमसे यहां चर्चा करता हूं तो जरा गौर से यहां पे देखो भाई साहब, यहां पे जरा गौर से देखना। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक बात तो कोवेलेंट, मेरा दूसरा सवाल अब है, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में अंतर बताइए, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में अंतर बताइए, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में अंतर बताइए। सर सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें, यहां एक एटम ए है और यहां एक एटम बी है, एटम ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एटम बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे और फाइनली बॉन्ड बनाएंगे। और बॉन्ड कैसे बनेगा, तो वो जरा गौर से देखो, वो जरा गौर से देखो, ये दो लोग रहे, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये कौन सी कंडीशन है, तो ये बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन है, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड नहीं बना था, समझने की कोशिश करना, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब सीधा रिजल्ट, ठीक है, हैशटैग बत्रा क्लिनिक। यहां पे जरा गौर से देखो, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बालों का वो आपने ऐड देखा होगा, तो वैसे ही मैं कहूं ये बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन है। और अगर नीचे वाला मैं बोलूं तो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, ये कौन सी कंडीशन है, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, कौन सी कंडीशन है, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। जरा गौर से यहां पे सुनिएगा, कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, ये एक्स, यहां पे एक एटम के पास क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब देने के लिए इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और लेने के लिए कटोरा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। देने वाले के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और लेने वाले के लिए क्या होना चाहिए, लेने वाले के लिए क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी, लेने वाले के पास खाली कटोरा होना चाहिए। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो, 1-2 घंटे लगभग लेंगे अपन, है ना। यहां पे अगर हम बात करें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास क्या है बेटा, तो वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, बोलो जल्दी, वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। भाई ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और वो लेगा। अच्छा देखो, ये तो बिफोर फॉर्मेशन की कंडीशन है, ये बिफोर फॉर्मेशन की कंडीशन है। जब ये बॉन्ड बन जाएगा तो क्या आपको लगता नहीं है कि एक्स और वाई के बीच में यहां पे भी क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ जाएगा। यानी बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन ये वाली सिचुएशन है और आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन ये वाली सिचुएशन है या नहीं है। तो आप मुझे सोच के बताइए, क्या बॉन्ड बनने के पहले आप अंतर बता सकते हैं इन दोनों में, लेकिन क्या बॉन्ड बनने के बाद आप अंतर बता पाओगे, ये मुझे बताओ। क्या बॉन्ड बनने के बाद आप मुझे अंतर बताइए, अंतर बताइए, बताइए भाई, कि बॉन्ड बनने के बाद क्या अंतर बताइए, अंतर बताइए यहां पे, बताइए फटाफट। अगर मैं बात करूं बॉन्ड बनने से पहले, मैंने माना कि आप अंतर बता सकते हो कि हां सर देखो यहां अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, यहां इक्वल शेयरिंग हो रही है। बॉन्ड बनने के बाद क्या अंतर बताओगे, बताओ। बॉन्ड बनने के बाद अंतर, यहां पे भी शेयरिंग हुई है, वहां पे भी शेयरिंग हुई है, यहां पे भी 2 एटम के बीच में बॉन्ड बना है, वहां पे भी 2 एटम के बीच में बॉन्ड बना है। आप बताओ, आप बताओ, बोलो 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 बोलो। अगर मैं बात करूं कि आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन समझने की कोशिश करना, आप इनके बीच में अंतर नहीं बता सकते, लेकिन बनने से पहले आप बता सकते हैं। एनसीईआरटी, माता रानी जो है, गीता है, बाइबल है, हमारी कुरान है, वो कहती है क्या, क्या कहती है, जरा गौर से सुनिएगा। उनका कहना है कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट, सुनना ढंग से, कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट ओनली डिफर इन मोड ऑफ फॉर्मेशन, only differ in mode of formation, but after formation you cannot differentiate, आप अब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं, कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट में अंतर है, लेकिन बॉन्ड बनने से पहले है। बॉन्ड बनने के बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट एक जैसा बिहेव करते हैं। उनका मतलब यह है, उनका मतलब यह है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने से पहले अंतर होता है, बनने के बाद आप उनके बीच में कोई अंतर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, वो एक जैसा बिहेव करते हैं। अब बात आती है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, तो हमने कहा ए और बी के बीच में बॉन्ड बना तो एक लाइन खींच दी हमने। ऐसे ही सर क्या एक्स और वाई के बीच में खींच सकते हैं, हां खींच सकते हो। फर्क क्या होगा सर, फर्क सिर्फ छोटा सा होगा, चूंकि यहां पे एक्स अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, वाई को। दोनों इलेक्ट्रॉन अपने उठा के दे रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के किसको दे रहा है, वाई को दे रहा है, वाई के साथ शेयरिंग कर रहा है।
हाँ या ना? अनइक्वल शेयरिंग कर रहा है, लेकिन शेयरिंग तो है ना। अब शेयरिंग है तो आप मुझे सोच के बताइए, क्या नेट इसके पास दो, यहां पे देखो, यहां पे ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाया और बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाया, यहां पे एक्स को ही दोनों इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ रहे हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ता तब तो कोई चार्ज नहीं आता, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ा है, दोनों इलेक्ट्रॉन लगाने पड़े हैं मेरे भाई, एक्स के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा? और यहां पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। तो अगर हम बात करें एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में चूंकि चार्ज आ गया, तो चार्ज को अंग्रेजी में कहा जाता है पोलर। क्या कहा जाता है? पोलर। अच्छा, बनने के बाद आपने कहा सर कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट में अंतर नहीं बता सकते, तो क्या मैं इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? ये मुझे बताओ, बोलो 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 फटाफट, ये मुझे बताओ। एक्स और वाई के बीच में अगर मैं तुमसे बात करता हूं, यहां पे जरा गौर से मेरी बात को, यहां पे जरा गौर से मेरी बात को सुनो, कि एक्स और वाई के बीच में जो बॉन्ड बना है, जो बॉन्ड बना है, क्या मैं इसको पोलर कोवेलेंट कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? ये मुझे बताओ, बोलो 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 बोलो। पोलर कोवेलेंट कह सकता हूं, तो यही बात तो कह रहा हूं कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप डिफरेंस निकाल सकते हैं बॉन्ड बनने से पहले, बॉन्ड बनने के बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट की तरह बिहेव करेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये मुझे बताओ, ठीक है। अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करो। चलो ये तो बात हो गई कि कोवेलेंट कोऑर्डिनेट में अंतर क्या होता है। अब बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपकी एनसीईआरटी की लाइन को ही उठाता हूं और उसी से सवाल बनाता हूं, देखता हूं कि अपन कितना जानते हैं। कहा जा रहा है CH4 इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है। आप हाइड्रोकार्बन का चैप्टर पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन में एक टॉपिक है हेलो, वहां पे अल्केन, अल्केन के अंदर जाके देखिएगा प्रॉपर्टीज, जब पढ़ेंगे चौथी लाइन में ये बात आपको मिल जाएगी। सुनिए जरा गौर से, CH4 इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर। CH4 जो होता है ये गैसियस होता है रूम टेम्परेचर पे, ड्यू टू CH बॉन्ड। अब ये कथन सही है, गलत है, और सही है तो कैसे है, गलत है तो कैसे है, ये बताना है आपको। आप मुझे बताइए यहां पे CH4 इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू इंटरनल CH बॉन्ड, अंदर प्रेजेंट CH बॉन्ड की वजह से क्या CH4 गैसियस है रूम टेम्परेचर पे? ये अगर मैं बात करूं ये सही है या गलत है, ये मुझे बताइए। या CNS मतलब कुछ कह नहीं सकते, ये तीसरा पॉइंट ये होता है, कह नहीं सकते। अगर हम बात करें कह नहीं सकते, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, बताइए तीनों में अगर हम बात करें, बताइए फटाफट। अगर हम बात करें CH4 इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू इंटरनल CH बॉन्ड, ये मुझे बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं ट्रू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, सही है। और भैया, और आप लोगों के जवाब क्या है? क्या क्या मानते हैं? काफी सारे लोग कह रहे हैं ट्रू। CNS, काफी सारे लोग कह रहे हैं कह भी नहीं सकते, बहुत सही बात है। कह रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत बढ़िया बात है। सुनो भाई, एक बात मुझे बताओ, ये ले लिया मैंने CH4 का एक मॉलिक्यूल, बहुत तगड़ी बात है, CH4 का एक मॉलिक्यूल ले लिया। लेट सपोज दैट ये क्या है? CH4 का एक मॉलिक्यूल है। अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करो, यहां पे समझने की कोशिश करना तरीके से। ये CH4 का एक मॉलिक्यूल है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो बेटा ये दूसरा CH4 का मॉलिक्यूल है, लेट सपोज दैट ड्यू टू, ये अगर मैं बात करूं तो ये दूसरा CH4 है, ठीक है, यहां पे देखना ये दूसरा CH4 है, ठीक है। अब जरा गौर से मेरी बात को समझो कि क्या इस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी? हां सर पड़ी। क्या इस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी? हां सर पड़ी, ठीक है। क्या इस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी? हां सर पड़ी। क्या इस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी? हां सर पड़ी। क्या इस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी? हां सर पड़ी। क्या इस बॉन्ड को बनाने के लिए? हां सर। क्या इस बॉन्ड को बनाने के लिए? हां सर। क्या इस बॉन्ड को बनाने के लिए? हां सर। यानी अभी तक मैंने जितने बॉन्ड आपको दिखाया सब इंटर एटॉमिक है, सबको बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी है, सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हाँ या ना? ये मुझे बताओ। अगर मैं बात करूं कि यहां पे दो एटम मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, तो अगर मैं आपसे बात करूं क्या ये इंटर एटॉमिक है, हाँ या ना? ऑब्वियस है सर, है। इंटर एटॉमिक है, ठीक है, इंटर एटॉमिक, क्योंकि हर बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। मानते हो या नहीं मानते हो? अब जरा गौर से सुनना। आपको पता है कि फिजिक्स ऐसा कहती है कि फिजिक्स की दुनिया में क्या मतलब, जीवन में दो मासेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जरा गौर से सोच के बताना, अगर मैं बात करता हूं
CH4 का ये स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा, लेट सपोज दैट, ठीक है, यहां पे भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यहां पे भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। लेट सपोज दैट इसी गैप को मैं 3 पार्ट में क्लासिफाई करता हूं। एक पार्ट ऐसा है, ये रहा एक डब्बा, ये रहा दूसरा डब्बा, ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ये रहा एक डब्बा सपोज करना, और ये रहा दूसरा डब्बा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। ये रहा एक डब्बा और ये रहा एक डब्बा, इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, पक्की बात है। अब जरा गौर से मुझे सोच के बताओ, समझना, ये एक मॉलिक्यूल है, 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 ये एक मॉलिक्यूल है। आप मुझे बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कहां लगेगा? ऑब्वियस है सर पहले केस में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम कहां लगेगा? सर ऑब्वियस है थर्ड केस में। मानते हो या नहीं मानते हो? अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। मैं तुमसे बोलूं कि एक काम करो, जनरल बात बताओ, जितना बेसिक नॉलेज है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में से मान लो एक ये है डब्बा, एक केस ये है और एक केस ये है, 3 केस मैंने ले लिया, सपोज करना एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये। बताओ इनमें से सॉलिड कौन सा है? मैं नामकरण कर देता हूं, ए, बी और सी। ए और बी और सी में आप मुझे सोच के बताइए, इन तीनों में नामकरण करने के बाद ए में, बी में और सी में, ए में, बी में और सी में कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैस है? ये मुझे बताइए, बताइए फटाफट, बोलिए फटाफट। बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, सब लोगों का स्वागत है, ठीक है। बताइए कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है? ए वाला सॉलिड है, बी वाला क्या है बेटा? बी वाला क्या है आपका? बी वाला क्या है? लिक्विड है। एंड सी वाला क्या है? गैस है। सिंपल सी बात है। अरे भाई एक बात तुमसे हम कह रहे हैं, इस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा है, बहुत तगड़ा है, तो एक बात तो मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स बड़े पास पास होंगे। अब बहुत पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे, यानी कि ये सॉलिड होगा। हाँ या ना? पक्की बात है। अगर ये बहुत दूर दूर है, अगर ये बॉल बहुत दूर दूर है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो बहुत कम लग रहा है, वो बहुत कम लग रहा है, तो ये क्या होगा? गैस होगा। अगर मान लो बहुत दूर भी नहीं है, बहुत पास भी नहीं है, तो लिक्विड होगा। हाँ या ना? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिसाइड करेगा कि स्टेट क्या बनेगी, सॉलिड बनेगी, लिक्विड बनेगी, गैस बनेगी। हाँ या ना? पक्की बात है। अब तू सोच के बता, तू सोच के बताना, जरा गौर से सोच के बताना। अब आते हैं हम अपन मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं बेटा, मेन मुद्दे पे आते हैं। अगर मान लो मैंने ये कहा कि ये क्या है, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये दो एटम में, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? ये मुझे बताओ, बोलो 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 बोलो। आप मुझे बताइए, ये दो मॉलिक्यूल के बीच में ये CH4 क्या है? तो भैया ये मॉलिक्यूल है। ये क्या है? CH4 का एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, और ये क्या ले लिया? दो मॉलिक्यूल ले लिए। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जहां दो एटम कंबाइन किए हो, तो यहां तो 5-5 एटम कंबाइंड है, यहां तो 5-5 एटम कंबाइन है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं बेटा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ये बहुत तगड़ा है तो ये सॉलिड होगा, अगर ये थोड़ा कमजोर है तो लिक्विड होगा, अगर ये बहुत कमजोर है तो ये गैस होगा। यानी कि ये क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर है। क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर है, इंटरमॉलिक्यूलर है। अगर यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है, यानी कि मॉलिक्यूल्स बड़े पास पास होंगे, और बहुत पास पास होने की वजह से, बहुत पास पास होने की वजह से वो सॉलिड अवस्था में हो सकते हैं, थोड़ा कम हुआ लिक्विड अवस्था में हो सकते हैं, थोड़ा और कम हुआ गैसियस अवस्था में जा सकते हैं। अब सुनिए काम की बात, अगर मान लीजिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये कितना तगड़ा है, ये कितना तगड़ा है, ये बात डिसाइड करेगा वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। सवाल क्या है? CH4 इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर। मान लिया मैंने तुम्हारी बात, CH4 गैसियस होता है रूम टेम्परेचर पे, ये बात सत्य है, 100% सत्य है। अगर मैं बात करूं ड्यू टू इंटरनल CH बॉन्ड, अरे भैया इंटरनल CH बॉन्ड दो एटम के बीच में बना है, दो एटम के बीच में बना है, दो एटम के बीच में बना है, दो एटम के बीच में बना है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड का, इंटरनल CH बॉन्ड का मतलब इंटर एटॉमिक बॉन्ड, इंटर एटॉमिक बोले तो C और H, ये दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है, इसकी वजह से वो गैसियस होगा, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो गैसियस होगा? ये मुझे बताइए, इंटर एटॉमिक की वजह से वो गैसियस होगा या इंटरमॉलिक्यूलर की वजह से? बोलो, इंटर एटॉमिक की वजह से या फिर इंटर
मॉलिक्यूलर की वजह से। किसकी वजह से वो गैसियस होगा ये मुझे बताओ। अगर मैं बात करूं ड्यू टू इंटरनल CH बॉन्ड या CH4 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से वो गैसियस होगा। कौन इस बात को निर्धारित करेगा? बोलिए बोलिए, कौन निर्धारित करेगा? ऑब्वियस है, इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर निर्धारित करेगा कि वो सॉलिड है या वो लिक्विड है या वो क्या है, गैस है। यानी फिजिकल स्टेट हमेशा कौन निर्धारित करता है? फिजिकल स्टेट हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर निर्धारित करता है। मान लो मुझे बॉइलिंग पॉइंट निकालना है कि बॉइलिंग पॉइंट कम है या ज्यादा है, कौन बताएगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताएगा। इसीलिए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आते ही बॉइलिंग पॉइंट में एकदम चक्कर फंसने लग जाता है, बहुत शानदार चक्कर फंसते हैं। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अगर हम बात करें HF की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोले तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत जहां पे ना पड़े जिस बॉन्ड को बनाने के लिए, बोले तो वीक बॉन्ड है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अब जरा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बॉइलिंग पॉइंट, अगर मैं बात करूं ये मॉलिक्यूल्स बड़े पास पास हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं बॉयल कराना मुश्किल है, क्योंकि बॉयल करा के आप क्या करोगे? पानी को बॉयल करा के वेपर बनाना है। लेट्स सपोज दैट पानी आपने लिया, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तगड़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाई। क्योंकि जब तक दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कम नहीं होगा तब तक वो वेपर बनके अलग नहीं होंगे, वो वेपर बनके उठेंगे नहीं। क्या ये बात मानते हैं? तो अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, ये किस पे निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा बेटा इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड पे। हां, बॉन्ड की मजबूती क्या है, बॉन्ड की पहचान क्या है, बॉन्ड कैसे बना है, कौन से ऑर्बिटल का उपयोग हुआ है, इन सारी बातों पे। मतलब कि अगर मुझे लेट सपोज दैट ये क्या है, इंटर एटॉमिक। इंटर एटॉमिक किसके बारे में बताएगा? इंटर एटॉमिक हमेशा बॉन्ड की मजबूती की चर्चा करेगा। किसकी चर्चा करेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ की, कि बॉन्ड कितना मजबूत है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की चर्चा करेगा, ओवरलैपिंग की चर्चा करेगा कि कैसे बना है, ठीक है। मोड ऑफ फॉर्मेशन की चर्चा करेगा, मोड ऑफ फॉर्मेशन की चर्चा करेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड आइडेंटिटी, मतलब बॉन्ड की पहचान की बात करेगा। समझना है मेरी बात को? बॉन्ड आइडेंटिटी की, बॉन्ड की पहचान। जैसे हम सब लोगों की भारतीय नागरिक हैं, हमारी पहचान क्या है? आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, बहुत तरह की चीजें हैं। वैसे ही अगर मैं बात करूं एक बॉन्ड की पहचान होती है, बॉन्ड आइडेंटिटी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। बेसिकली बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में इंटर एटॉमिक बॉन्ड एंगल के बारे में बताएगा। मतलब आपको बॉन्ड एंगल, बॉन्ड आइडेंटिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन सारी बातों पर चर्चा करना है। गो विथ इंटर एटॉमिक। लेकिन वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर आपको बात करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर आपको बात करनी है, गो विथ इंटरमॉलिक्यूलर। कोई लिक्विड है, कोई गैसियस है, नो डाउट CH4 गैसियस होता है रूम टेम्परेचर पे, यहां तक की लाइन सही है। ड्यू टू इंटरनल CH बॉन्ड, अरे इंटरनल CH बॉन्ड तो भैया इंटर एटॉमिक है। इंटरनल CH बॉन्ड, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना इसको हम कहते हैं इंटरनल CH बॉन्ड। तो इंटरनल CH बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो भाई यहां पे समझने की कोशिश करो, दो एटम के बीच में यहां बॉन्ड बना है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर एटॉमिक। यही इंटरनल CH बॉन्ड है, पक्की बात है। और ये क्या है? इंटर एटॉमिक। और इंटर एटॉमिक तो बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करता है, बॉन्ड की आइडेंटिटी क्या होगी, बॉन्ड की मजबूती क्या होगी, बॉन्ड के बीच में एंगल क्या आएगा, समझ रहे हो, कैसे वो बॉन्ड बना है, इन सारी बातों पर चर्चा करेगा। वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी बात तो हम करेंगे ही नहीं। समझ रहे हैं? अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिए। ये तो बात हो गई, चलिए अब इसके बाद अगर हम आए तो जरा गौर से मेरी बात को समझना बेटा। आप लोगों ने सुना है, यहां पे जरा गौर से देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जरा गौर से सुनिए कि NCl5 नहीं एग्जिस्ट करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। आपने सुना होगा, बड़ी बेसिक बात है, डज नॉट एग्जिस्ट। आपने सुना है कि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आपने सुना है कि PCl5 एग्जिस्ट करता है, PCl5 एग्जिस्ट करता है। ये कैसे होता है? OF6 एग्जिस्ट नहीं करता है, SF6 एग्जिस्ट करता है। एनसीईआरटी का सवाल है, पी ब्लॉक के अंदर जाके देख लीजिए, वहां पे लिखा हुआ है AlF6 एग्जिस्ट करता है, BF6-3 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या रीजन क्या है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके पीछे रीजन है कोवैलेंसी। क्या है बोलो जल्दी? कोवैलेंसी है। क्या है? कोवैलेंसी। अब कोवैलेंसी क्या होती है जरा गौर से वो भी समझ लीजिए, जरा गौर से सुनिए। कोवैलेंसी क्या है? कोवैलेंसी जरा गौर से सुनो। कोवैलेंसी, अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम
an atom in a molecule, in a molecule, in a molecule. एक मॉलिक्यूल के अंदर फॉर एग्जांपल CH4 ले लिया। लो CH4 क्या एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, बहुत बढ़िया, अभी CH4 ही चल रहा था, CH4 एक मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है सर। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ये उसकी कोवेलेंसी को बताता है। फॉर एग्जांपल मैं मुझसे कोई पूछे कि सर एक काम करो CH4 की कोवेलेंसी बताओ, हम कहेंगे हमको नहीं पता है। काहे सर ऐसा काहे बोलोगे? अरे भाई CH4 की कोवेलेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल की कोवेलेंसी नहीं निकलती है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की कोवेलेंसी निकलती है। अगर मान लो मैं तुमसे पूछता हूं कि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक एटम है और इस एटम की इस मॉलिक्यूल के अंदर आप कोवेलेंसी निकाल सकते हो। अब CH4 मॉलिक्यूल की कोवेलेंसी नहीं निकलती है, एटम की निकलती है। फॉर एग्जांपल कार्बन की कोवेलेंसी अगर मैं तुमसे पूछूं कि CH4 की कोवेलेंसी, कहना साहब हमको नहीं पता है, आपको पता है तो बता दीजिए, अपडेट कर लेंगे आप। समझ रहे हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल की कोवेलेंसी कभी निकलती ही नहीं है। किसकी कोवेलेंसी निकलती है? आप ये कहिए CH4 मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन की कोवेलेंसी बताओ। अच्छा गायब हो गया क्या? CH4 मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन की कोवेलेंसी बताइए। तो मैं कहूंगा कि भैया कार्बन ने आजू बाजू में 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अगर हम इसकी बात करें, इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब जरा गौर से मेरी बात को समझिए। कोवेलेंसी क्या होती है? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, अंग्रेजी में सुनिए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उसको हम कहते हैं उसकी कोवेलेंसी। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बात करता हूं NH3 के अंदर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी बताओ, अगर मैं पूछता हूं तो सवाल मैं सही पूछ रहा हूं। मैं अगर बोल रहा हूं NH3 की कोवेलेंसी, कहना भाई साहब NH3 एक मॉलिक्यूल है, कहां से बता दूं? नहीं पता मेरे को, मॉलिक्यूल के लिए तो कोवेलेंसी हमने नहीं पढ़ा है। आपको पता हो तो आप जरूर बता दीजिए हमको। समझ रहे हैं मेरी बात को? NH3 में नाइट्रोजन की कोवेलेंसी निकलेगी, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की कोवेलेंसी निकलती है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? तो अगर मैं तुमसे बात करूं, अब ऐसा समझो ना, मान लो तुम अपनी फैमिली में हो और तुम कहो कि मेरे फैमिली में अगर मैं नीट का एग्जाम क्रैक करूंगा तो मेरे पूरे फैमिली में सबको डॉक्टर बना दिया जाए। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? आप बताइए, अगर आपने कहा कि मैंने नीट निकाला है, AIR 1 लेके आइए आप, नो मैटर, AIR 1 लेके आइए, एक काम करिए 720 में 720 लेके आइए, इतना पढ़िए 720 में आ जाए और उसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को जाके कहिए एक काम करो मेरे खानदान में जितने लोग हैं सबको डॉक्टर बनाओ। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। अगर मान लो मैं आपकी जगह हूं, मैंने कोई एग्जाम क्रैक कर लिया, मैं कहूं कि मेरे पूरे परिवार वालों को नौकरी दो, तो देगा सरकार? देगी? ये मुझे बताओ। नहीं देगी, सिंपल सी बात है, हाँ या ना? तो वैसे ही अगर मैं बात करूं, मॉलिक्यूल की कोवेलेंसी नहीं होती है, मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम की कोवेलेंसी होती है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये उसकी कोवेलेंसी से निर्धारित होता है। खैर बहरहाल हम मुद्दे पे आते हैं। ये CH4 का जैसे एग्जांपल हमने लिया था, अब इसमें CH4 की कोवेलेंसी के बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं, बट आई नो कि हां कार्बन की कोवेलेंसी कितनी होती है साहब? कार्बन की कोवेलेंसी होती है 4। अब जरा गौर से सुनिए, ये बहुत ब्रॉडर टर्म है। एक्चुअल में क्या होता है, सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं, सर अब ये क्या नया लोचा है अगर हम बात करें तो जरा गौर से सुनिए। यहां पे सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो होते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। भाई साहब ये सारे लोग सेकंड पीरियड एलिमेंट हैं। क्या है? सेकंड पीरियड, ये है सेकंड पीरियड एलिमेंट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, यहां पे अल्युमिनियम, यहां पे सिलिकॉन, यहां पे फास्फोरस, यहां पे सल्फर और यहां पे क्लोरीन, ये क्या है बोलिए बेटा? तो ये है थर्ड पीरियड एलिमेंट। ये क्या है? थर्ड पीरियड एलिमेंट। ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है और ये क्या है? थर्ड पीरियड एलिमेंट है। सुनना जरा गौर से। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इनके कन्फ्यूग्रेशन को लिख लेते हैं। जैसे कन्फ्यूग्रेशन बोरॉन का होता है 5, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7, ऑक्सीजन का होता है अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का होता है 9, ऐसे ही इनका होता है 13, इनका होता है 14, इनका होता है 15, इनका होता है 16, यहां पे 17। अब देखिए जरा गौर से, कहा जाता है, एनसीईआरटी माता रानी का कहना है कि भैया सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है दे कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। अंग्रेजी की लाइन है, क्या लिखते हैं? सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। सेकेंड पीरियड एलिमेंट दे कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। इसका मतलब क्या है कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, उनका अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, क्या वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं? जवाब है एकदम ना, कि वो बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। क्यों नहीं शो कर सकते अभी बताता हूं। व्हाइल थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4।
थर्ड पीरियड एलिमेंट की ये हिम्मत है, ये औकात है कि वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड पीरियड एलिमेंट की, तो वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते, उनकी औकात नहीं होती है कि वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना पाए। क्या ये बात समझ में आया या नहीं है? तो अब जरा गौर से सुनिए, अगर हम बात करें कि NCl5 अगर हम बात करें, कहा जाता है, सुनिए जरा गौर से, पहले लाइन में लिख देता हूं, लाइन क्या है, कंक्लूजन लाइन क्या है, सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी more than 4, covalency more than 4. Second period element cannot show covalency more than 4 because they don't have vacant d orbital. इनके पास vacant d orbital नाम की चीज नहीं होती. They cannot show covalency more than 4. While third period element can show. मतलब थर्ड पीरियड एलिमेंट 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बात तो, PCl5 आपने सुना है, आप कहेंगे बिल्कुल सुना है सर। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि NCl5 आपने सुना है, तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं सुना है। क्यों भाई? क्योंकि नाइट्रोजन जो है बेटा, वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकेंड पीरियड का है। कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का। और सेकंड पीरियड 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, 4 से ज्यादा कोवेलेंसी हो ही नहीं सकती। अगर मैं आपसे बात करता हूं, सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, 4 से ज्यादा वो बॉन्ड बना नहीं सकता है, 4 से ज्यादा वो कोवेलेंसी शो नहीं कर सकता है। तो अगर हम बात करें कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, सिंपल सा रीजन है, कैन नॉट शो, अभी बताऊंगा कैसे। कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, कोवेलेंसी मोर देन 4, कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, पक्की बात है। अगर हम बात करें थर्ड पीरियड एलिमेंट, फास्फोरस कहां का है? थर्ड पीरियड का। क्या थर्ड पीरियड शो कर सकते हैं? यस, शो कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा बेटा SF6 का, लेकिन आज तक आपने नाम नहीं सुना होगा OF6 का। क्यों भाई, ऐसा क्या रीजन है? तो रीजन यह है कि ऑक्सीजन भैया हमारे सेकंड पीरियड के हैं, और सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। समझ रहे हो मेरी बात को? अगली बात अगर हम करते हैं कि एनसीईआरटी माता रानी ही ये बात कहती हैं, ये भी कहती हैं, कहां कहती हैं? क्लास 12 पी ब्लॉक के अंदर कहती हैं। क्लास 12 पी ब्लॉक के अंदर जाके देखना, ये लाइन लिखी हुई है, और इसका रीजन कहां से आता है? केमिकल बॉन्डिंग। अगला सवाल सुनो, मैंने कहा कि भाई आपने क्या सुना है, आप क्लास 11th के अंदर AlF6-3 एग्जिस्ट करता है और BF6-3 एग्जिस्ट नहीं करता है, रीजन बताइए। यही सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी पी ब्लॉक के अंदर दिया हुआ है, आप ढंग से पढ़ेंगे तो पी ब्लॉक क्लास 11th वाले पी ब्लॉक में दिया हुआ है कि भाई AlF6 एग्जिस्ट करता है, AlF6-3, लेकिन BF6-3 एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी क्या वजह है भाई, ऐसा क्या रीजन है? तो भैया जी बोरॉन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, एंड सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। सेकंड पीरियड एलिमेंट 4 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बना सकता वो, अगर हम बात करें कि 4 से ज्यादा कोवेलेंसी ही नहीं शो कर सकता, दैट इज द रीजन। यहां तो 6 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और ये भैया कहते हैं हम तो सेकंड पीरियड के हैं, हमारी औकात ही नहीं है कि हम 4 से ज्यादा बॉन्ड बना पाए। आप कह रहे हो 6 बॉन्ड बनाने की, नहीं बनाएंगे, जाओ हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, जाओ हम रूट के बैठ गए। समझ रहे हो? अगला एग्जांपल सुनो, आपने और सुना होगा, ये पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, चौथे एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, आपने जरूर सुना होगा अपने जीवन में कभी ना कभी कि SiF6-2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप अपने जीवन में कभी नहीं सुनते हो कि करीना जो है वो 6 बॉन्ड बनाती हुई नजर आए, वो 6 लोगों के साथ बॉन्ड बनाती हुई नजर आए। अरे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हो टेट्रावैलेंसी, 9th क्लास से पढ़ते आए हो, 10वीं से पढ़ते आए हो तुम। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर मैं आपसे बात करूं CF6-2 और SiF6-2 दोनों की अगर हम बात करते हैं, तो आपने सुना है CF6-2 नहीं एग्जिस्ट करता है, SiF6-2 एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि भैया सिलिकॉन जो है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सिलिकॉन जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और कार्बन जो है वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड एलिमेंट कैन शो कोवेलेंसी मोर देन 4, बट अगर हम बात करें कि सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। अब जरा गौर से यहां पे सुनिए, तरीके से बात सुनिए। अगर मैं आपसे बात करता हूं बोरॉन का कन्फ्यूग्रेशन बोलो, बोरॉन का कन्फ्यूग्रेशन बोलो, तो बोरॉन का कन्फ्यूग्रेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन, एटॉमिक नंबर होता है 5। अब एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। सुनना, मैंने लिखा 1s2 2s2 2p1, ठीक है, 2 2 4 2 5, अंदर वाला शेल गया भाड़ में, अपने को कोई लेना देना नहीं है।
बाहर वाले शेल को, जो बाहर वाला नंबर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं आउटर शेल। क्या कहते हैं? आउटर शेल। या फिर अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है वैलेंस शेल, या फिर हिंदी में कहा जाता है सबसे बाहरी शेल। सुनना जरा गौर से। अब 2s के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहां पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इस स्टेट को क्या कहा जाता है? ग्राउंड स्टेट। समझने की कोशिश करना, इस स्टेट को क्या कहा जाता है? ग्राउंड स्टेट। अब समझना कि मान लो इसको जाके किसी ने कान में बोला कि अभी तेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बता कितने हैं, कहता है सर 1 है। यानी कि आप बॉन्ड कितना बनाएंगे? अगर हम बात करें कि यहां पे समझने की कोशिश कीजिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो शेयरिंग के जरिए आप कितने बॉन्ड बना सकते हैं? तो इक्वल शेयरिंग के जरिए 1 बना सकता हूं, अनइक्वल शेयरिंग के जरिए 1 बना सकता हूं। फिर इसको किसी ने सजेस्ट किया, एक काम करो, तुम अपने इलेक्ट्रॉन को हल्की सी एनर्जी दो और यहां पे एक्साइट करके भेजो। इसने बोला इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि तुम्हारे पास अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। यानी अब तुम्हारी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। और जब रिएक्टिविटी होगी ज्यादा तो तुम बॉन्ड बनाओगे ज्यादा, और जब तुम बॉन्ड बनाओगे ज्यादा तो एनर्जी निकलेगी ज्यादा, एनर्जी निकलेगी ज्यादा तो स्टेबिलिटी मिलेगी ज्यादा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहता है हां ये बात तो सही है, इस स्टेट को नाम क्या दोगे आप लोग? उसने बोला एक्साइटेड स्टेट नाम दे देंगे। यानी इस दुनिया में स्टेट भी कितने तरह के हैं? 2 तरह के हो सकते हैं, एक ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट। आयन कितने तरह के? 2 तरह के, कैटायन एनायन। मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का? 2 तरह का। ट्रांसफर शेयरिंग, शेयरिंग कितने तरह की? 2 तरह की। इक्वल अनइक्वल, अनइक्वल शेयरिंग कितने तरह की? 2 तरह की, सिग्मा और पाई। बॉन्ड कितने तरह का? 2 तरह का। केमिकल बॉन्ड कितने तरह का? 2 तरह का। इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है वीक बॉन्ड। अगर इंटर एटॉमिक है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर है वीक बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो हाँ या ना। आयन कौन कौन से? कैटायन एनायन, मेटल नॉन मेटल। अरे हाँ ना बोलो भैया, समझ रहे हो? तो अगर मैं तुमसे बात करता हूं कि सर ये एक्साइट किया करेगा, मान ली आपकी बात, मान ली आपकी बात, लेकिन सर एक बात, तो एक्साइट करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, वो कहां से आएगी? रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है। एनर्जी रिक्वायर फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, माता रानी की अगेन लाइन है। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर ढंग से पढ़ेंगे तो आपको यह लाइन देखने को मिलेगी कि जब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है तो एनर्जी कहां से आती है? इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन। अरे भैया सेल सेम है। कहता है देखो एस क्या होता है? एसपीडीएफ क्या होता है? सब शेल होता है। कहता है ये क्या है? ये क्या है? 2s और ये क्या है? 2p। शेल तो सेम है ना, दोनों तो सेकेंडरी शेल है। ये s सब शेल है और ये p सब शेल है। अरे हाँ ना बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। यहां पे ये s सब शेल और ये p सब शेल है। शेल तो सेम है, शेल तो दोनों का एक ही है, सेकंड शेल ही है। अरे हाँ ना बोलो। तो अब जरा गौर से मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि यहां पे ये कहता है शेल तो मेरा ही है ना, एक काम करता हूं एक्साइट कर देता हूं। लोगों ने पूछा एक्साइट करने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? कहता है मूर्खों, रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी है कि मैं आराम से एक्साइट कर लूं। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए या प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए माता रानी, गीता, बाइबल, कुरान कहती है एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है। यानी स्टेट कितने तरह के हैं? 2 तरह के, एक एक्साइटेड स्टेट है और एक क्या है? ग्राउंड स्टेट है। हाँ या ना? अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि जरा गौर से देखो कि अगर एक्साइटेड स्टेट में आया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ यूपीई, यूपीई का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्या है? मोर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब अनपेयर्ड क्या बनना चाहते हैं? पेयर्ड बनना चाहते हैं। एनर्जी क्या करना चाहते हैं? रिलीज करना चाहते हैं। जीवन में पाना क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? यहां पे इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, मोर रिएक्टिव होंगे, ज्यादा बॉन्ड बनाना चाहेंगे, और ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। अरे भाई आप लोगों ने सुना है कि भाई एक बात तो, 2 एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। 2 एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। सिंपल सी मैं बात पूछ रहा हूं आपसे, 2 एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। भैया देखना जरा गौर से, 2 एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। मानते हो या नहीं मानते हो? ये मुझे बताओ। 2 एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। 2 एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। मानते हो? अब मुझे बताओ एटम और मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबल कौन है? बोलो, एटम और मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबल कौन है? ये मुझे बताइए। एटम और मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबल कौन है? एटम और मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबल कौन है? ये मुझे बताइए। एटम और मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबल कौन है? एटम और मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबल कौन है? आज तक आपने क्या पढ़ा है? ये मुझे बताइए। एटम और मॉलिक्यूल में, फटाफट से पानी पी लेता हूं तब तक मैं। बताइए, एटम और मॉलिक्यूल में ज्यादा स्टेबल कौन है? मॉलिक्यूल्स,
पक्की बात है। आपको पता है मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा है, आप लोगों का ऐसा मानना है कि भैया स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होती है। एटम की स्टेबिलिटी आपके अनुसार क्या है? कम है। क्या है? कम है। अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कोरोना आया था। अमिताभ बच्चन जी जब भी फोन लगाते थे आपसे बार बार कहते थे कि घर से ना निकले, घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सरकार ने आपको बहुत सारी बातें बोली कि भैया घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जिम्मेदार नागरिक बने, अपने और अपने परिवार का ख्याल खुद रखें। अब फिर भी मान लो पड़ोस वाली गली में खुदा न खास्ता अगर गलती से कोरोना का नया वेरिएंट आ गया और तुम पहुंच गए, हेलो कोरोना कहां हो, मिलना चाहता हूं, तो वो सीधे किसको फोन लगाएगा? यमराज को। हेलो यमराज, कस्टमर इज रेडी, कब उठा के ले जा रहे हो? हाँ या ना? अरे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करते हैं आप ही लोग इवोल्यूशन के अंदर। नेचर में जो सबसे ज्यादा सरवाइव कौन करेगा? जो इस नेचर में सबसे ज्यादा फिट है। हाँ या ना? अब आपको मना किया जा रहा है कोविड वाले वेरिएशन से मत मिलिए, जो कोरोना का नया वेरिएंट आया मत मिलिए। अब फिर भी आपकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, आपकी एनर्जी ज्यादा है, अब भाग भाग के मिलने जा रहे हो, तो ऑब्वियस है आपकी स्टेबिलिटी पृथ्वी पे तो कम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पृथ्वी पे आपकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपको बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्शन वलेक्शन हो गया, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, अपोलो के अंदर इंटरव्यू हुआ या मान लो किसी और बढ़िया हॉस्पिटल के अंदर मान लीजिए आपका इंटरव्यू हुआ, आप और आपके दोस्त चले गए। आप है भाई साहब हाईली रिएक्टिव आदमी, एकदम एनर्जी हमेशा मतलब सातवें आसमान पे रखते हैं। आप इंटरव्यूअर के सामने पहुंचे, मस्त अपना पैर पे पैर रख के बैठ गए और आपकी एनर्जी एकदम हाई है। लेट सपोज दैट कई दफा क्या होता है, उसको पता है आप अच्छे डॉक्टर, लेकिन कहीं गलती से पेशेंट घबराया हुआ आएगा या कभी उल्टा सीधा बोल दिया हॉस्पिटल के अंदर, तो कहीं ऐसा तो नहीं है डॉक्टर उठ के मारने लगेगा? आराम से इलाज करेगा, धैर्य को आपके चेक करेंगे। तो मान लीजिए उन्होंने ऐसी कोई बात बोली जिससे आपको भयानक गुस्सा आ गया, मतलब मान लो आपको कुछ अच्छा शब्द कह दिया जो आपका बेस्ट फ्रेंड, जो आपने हक सिर्फ और सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को दे रखा है कि हाँ तू बोल लेना, तेरे अलावा कोई नहीं बोल सकता ये शब्द मुझे। मान लीजिए वही शब्द उपयोग कर लिया, आप भाई साहब एकदम तमतमा के गुस्से में आ गए और एक झापड़ जाके जड़ दिया। अब मुझे एक बात बताओ, वो क्या कहेगा? घूम जाओ। घूमने के बाद बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, कहां लगाएगा वो आपको पता है, और सीधा एग्जिट वाले गेट से आपको बाहर कर देगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई है। छोटी बात पे रिएक्टिविटी बहुत हाई है तो स्टेबिलिटी कम हो गई भैया, सिंपल सी बात है। एनर्जी हाई होगी, रिएक्टिविटी हाई होगी, एनर्जी हाई है, रिएक्टिविटी हाई है तो स्टेबिलिटी कम हो गई। वहीं आपका दोस्त गया, आपके दोस्त को बोला क्या कि तुम एक नंबर के सो एंड सो हो। उसने कहा जी साहब। तुम डबल सो एंड सो हो। जी साहब। तुम्हारे साथ वाला दोस्त भी है। हाँ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तुम जीवन में पैदा ही सो एंड सो होके हुए थे। तो हाँ सर बिल्कुल सही बात है। क्या विनम्र आदमी है यार, एनर्जी एकदम कम है, रिएक्टिविटी एकदम कम है। अब एक बात मुझे बताओ, उनका टारगेट क्या था? आपके पेशेंस को चेक करना, आपके धैर्य को चेक करना। अब धैर्य वाली परीक्षा में कौन पास हुआ, तुम या तुम्हारा दोस्त? तो ऑब्वियस है तुम्हारा दोस्त। तो उसकी एनर्जी कम है, रिएक्टिविटी कम है, स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। एटम की आप लोगों ने खुद कहा कि भैया इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और इनकी स्टेबिलिटी कम है, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा और इनकी स्टेबिलिटी कम है। इट मींस, इसका मतलब क्या है? सुनिए जरा गौर से। स्टेबिलिटी भाई साहब की कम है, स्टेबिलिटी भाई साहब की ज्यादा है, यानी स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या होगा? एनर्जी भाई साहब का क्या होगा? एनर्जी भाई साहब का क्या होगा? एनर्जी भाई साहब का कम होगा। इनकी स्टेबिलिटी कम होने का मतलब इन भाई साहब की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। दो एटम की एनर्जी हाई है और मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है, तो भैया एक बात, तो दो एटम कंबाइन करके, दो एटम पास आके, दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ के ही तो बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो एनर्जी पहले ज्यादा थी अब कम है, तो बीच वाली एनर्जी गई तो गई कहां? उड़ गई। कहां हो गई? उड़ गई। और जब एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है भैया जी, हम इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। इस दुनिया में प्रोसेस भी दो तरीके के होते हैं, बॉन्ड दो तरीके का, आयन दो तरीके का, स्टेट दो तरीके का, मोड ऑफ फॉर्मेशन दो तरीके का, शेयरिंग दो तरीके की, अनइक्वल शेयरिंग दो तरीके की, चार्ज दो तरीके के, अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरीके का, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। अरे हां ना बोलो भाई, हां या ना? वैसे ही अगर मैं तुमसे बात करता हूं, प्रोसेस भी दो तरीके के होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स ऐसा कहता है। भैया जब आप कोई रिएक्शन कराते हैं और एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलती है, डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोथर्मिक। क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक। वहीं अगर हम बात करें कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब एनर्जी लगाना, एनर्जी झोंकना, समझ रहे हो मेरी बात को? हम उसको क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। जहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हम उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, जहां पे एनर्जी रिलीज होती है हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। यानी कि बॉन्ड दो तरीके के, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कितने तरीके का? दो तरीके का।
पक्की बात है। मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरीके का? 2 तरीके का। शेयरिंग कितने तरीके की? 2 तरीके की। अनइक्वल शेयरिंग कितने तरीके की? 2 तरीके की। आयन कितने तरीके का? 2 तरीके का। स्टेट कितने तरीके का? 2 तरीके का। प्रोसेस कितने तरीके का? 2 तरीके का। ऑक्सो अगर हम बात करें यहां पे एक्सो और एक होता है एंडो। अगर मान लीजिए डेल्टा एच की वैल्यू कहीं नेगेटिव है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें डेल्टा एच की वैल्यू अगर क्या है? पॉजिटिव है, इसका मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी लगानी पड़ रही है। पक्की बात है। तो जरा गौर से सुनिए, एनर्जी मान लीजिए पहले थी सर ज्यादा, अब है एनर्जी कम। पहले एटम जब था तब एनर्जी थी ज्यादा, अब मॉलिक्यूल जब बन गया है तो एनर्जी क्या हो गई है? कम। तो एनर्जी गई तो गई, कहां एनर्जी रिलीज हुई है भाई? एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। और रिलीज हुई है तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना या एंडोथर्मिक फिनोमेना? लाइन क्या बोलेगा ये बता, ये मुझे बताओ। बोलो 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 फटाफट, ये मुझे बताओ कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना या एंडोथर्मिक फिनोमेना? क्या बोलोगे ये मुझे बताओ। एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना या एंडोथर्मिक फिनोमेना? ये मुझे बताओ। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना या एंडोथर्मिक फिनोमेना? बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, राइट? मानते हो आप लोग? मानते हो? एक बात बताओ बेटा, बोरॉन जब ग्राउंड स्टेट में था तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था? 1 था, हाँ या ना? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। अगर ये बॉन्ड बनाता, मान लो इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बनाता, तो कितना बना पाता? 1 ही बना पाता इक्वल शेयरिंग से। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में चला गया, जब एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। पहले कितने थे? 1, अब कितने हैं? 3। क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े या नहीं बढ़े? हाँ या ना? बढ़े। मानते हो या नहीं मानते हो? अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े तो अब ये बॉन्ड बनाएगा ज्यादा, और बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। और एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी रिलीज होगी या नहीं होगी? होगी सर। एनर्जी अगर रिलीज होगी, एनर्जी अगर रिलीज होगी, इसका मतलब एनर्जी जितनी ज्यादा निकलेगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या करेगी? बढ़ेगी। तो कोई ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्यों जाता है? सर एनर्जी लगा के बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि भाई उसको पता है कि जब बॉन्ड बनाएगा एनर्जी निकलेगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, यानी एनर्जी जब निकलेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्की बात है। जरा गौर से और मेरी बात को सुनिए, जरा गौर से यहां पर सुनिए। तो बोरॉन ने क्या फैसला लिया? बोरॉन ने फैसला क्या लिया कि भाई हम एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे। जब एक्साइटेड स्टेट में भेजेगा, तुम सोच के बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 UP मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक क्या दिख रहा है आपके पास? खाली कटोरा दिख रहा है सर, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या ये कौन सा खाली इलेक्ट्रॉन है? S है, P है, D है, F है, क्योंकि ये चारों क्या होते हैं? सबशेल। SPDF किसी को नहीं पता है तो सुन लीजिए, SPDF सबशेल होते हैं। इनके आगे लिखा हुआ नंबर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, जो भी हो, समझ रहे हो मेरी बात को? जो इनके SPDF के आगे नंबर लिखा है, ये क्या है? शेल है। SPDF क्या है? सबशेल। इनके अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। और उसके अंदर कौन बैठता है? इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो भाई, एक चीज समझना, 2s मतलब सेकेंड शेल का S सबशेल है, 2p यानी सेकंड शेल का p सबशेल है। अब सुनिए जरा गौर से, यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसके पास ये जो खाली कटोरा है, ये जो खाली ऑर्बिटल है, ये कौन है? सर p ऑर्बिटल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे वेकेंट p ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? वेकेंट p ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? वेकेंट p ऑर्बिटल। यानी कि सेकंड पीरियड का एकमात्र एलिमेंट जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है वो होता है बोरॉन। क्या होता है? बोरॉन। सेकंड पीरियड का एकमात्र एलिमेंट, सेकंड पीरियड का एकमात्र एलिमेंट, सेकंड पीरियड का एकमात्र एलिमेंट जिसके पास खाली कटोरा होता है, उस खाली कटोरे को अंग्रेजी में कहते हैं वेकेंट p ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? वेकेंट p ऑर्बिटल। एकमात्र सेकंड पीरियड का एलिमेंट है जिसके पास खाली कटोरा होता है, बाकी किसी के पास नहीं होता है। अब तुम सोच के बताओ, 3 अनपेयर्ड है तो भैया 3 अनपेयर्ड है तो 3 बॉन्ड तो ये बनाएगा ही बनाएगा। क्या एक वेकेंट ऑर्बिटल है, कोई लोन पेयर देने वाला आ गया तो क्या उसको देख देख के मुस्कुराएगा या नहीं? कहेगा देखो भैया हमारे पास खाली ऑर्बिटल है, आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कृपया हमारे साथ आए, बॉन्ड बनाए, स्टेबिलिटी गेन करें। क्योंकि हम जितना ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। मानते हो या नहीं मानते हो? तो यहां पे जरा गौर से समझो कि यहां पे ये टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 तो किसके जरिए बना सकता है? इक्वल शेयरिंग के जरिए, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके। टोटल बॉन्ड कितना बना सकता है? 4। 4 से ज्यादा बना पा रहा है? नहीं बना पा रहा है। अभी मैंने क्या बोला था?
अभी मैंने क्या बोला था, सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। आ जाओ कार्बन पे, आ जाओ, आ जाओ कार्बन पे आ जाओ। अगर मैं आपसे बात करता हूं यहां पे कार्बन की, यहां पे जरा गौर से देखिए कार्बन की अगर मैं बात करता हूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2, अंदर वाला चले गया भाड़ में, अपने को कोई लेना देना नहीं है मेरे भाई। अगर मैं बात करता हूं 2s के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो भाईजान एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन है। भैया ये कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। इसको किसी ने कान में जाके बोला तेरे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी तू इक्वल शेयरिंग से 2 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अगर तू चाहे तो मैं तेरी एक मदद करूं। बोला क्या, बोला एक काम कर, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर और यहां पे भेज दे। बोला इससे फायदा क्या होगा, बोला नालायक ग्राउंड स्टेट से तू कहां जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक बात मुझे बताओ, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तेरे पास, 4 हो जाएंगे। जब 4 हो जाएंगे तो तू बॉन्ड कितना बनाएगा, 4 बनाएगा। और जितना ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे जरा गौर से मेरी बात को समझिए कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बना लेगा। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, अंग्रेजी में केमिस्ट्री की भाषा में लिखा है ना, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी, समझ रहा हूं मेरी बात को, कितने बॉन्ड बना रहा है वो, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। करीना ने इस जन्म में 4 बॉन्ड बनाने की कसम खाई है भैया, तो वो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगी, ग्राउंड में या एक्साइटेड में? जवाब है एक्साइटेड में। मतलब कि टू शो द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, एक्साइटेशन और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेसेसरी, से यस और नो, ये मुझे बताइए। टू अगर हम बात करें, टू शो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, टू शो के टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, carbon needs to go in or carbon needs to promote its electron or excite its electron। excitation और promotion of electron needed है कार्बन को अगर 4 इक्वल शेयरिंग के जरिए बॉन्ड बनाना है तो, हाँ या ना, हाँ या ना, पक्की बात है। तो अगर मैं बात करूं ये कितने बॉन्ड बनाएगा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी, ये मुझे बताइए। मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी, मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी, ये मुझे बताइए। मैक्सिमम कोवैलेंसी 4। अगेन मैंने लाइन क्या लिखी थी, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवैलेंसी मोर देन 4। 4 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बना सकते, एंड दैट इज द होल एंड सोल रीजन कि CF6-2 नहीं बनता है। कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बना सकता भाई, समझ रहे हो। और सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन बना लेता है। आइए और देखते हैं जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। आ जाइए, अगर मैं आपसे और बात करता हूं नाइट्रोजन, सर हर एलिमेंट को 4 कोवैलेंसी शो करने के लिए एक्साइटेशन जरूरी होगा। ये बच्चे अपने दिमाग में अब मान लेते हैं कि सर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, हमेशा एक्साइटेड स्टेट में जाना जरूरी है, तभी 4 बॉन्ड बना पाएंगे सेकंड पीरियड के एलिमेंट। तो ऐसा नहीं है, सुनिए अब जरा। जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2p3। अंदर वाला चल गया भाड़ में, अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करते हैं ये 2s की, तो 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है भैया जी, 3 है। अब भाई अगर इसको जाके कोई बोलेगा कि काम कर एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, कहेगा कहां जाऊं, तुम्हारे चाचा घर जाऊं या तुम्हारे मामा घर जाऊं, ये मुझे बताओ। अरे भैया एक्साइटेशन के लिए खाली कटोरा भी तो होना चाहिए। अब इसके पास 2s और 2p है, 2s और 2p है, 2 में d तो आता नहीं है, 2 में d तो आता नहीं है, d की शुरुआत ही 3 से होती है, समझ रहे हो। तो ये एक्साइट करेगा तो कहां करेगा, एक्साइट करेगा तो कहां करेगा, कहां करेगा, हवा में करेगा, नहीं कर सकता। यानी कि यहां पे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, नहीं जाएगा। यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सर कितने हैं, 3 है। और ये क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 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 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3, यानी बॉन्ड कितने बनाएगा, 3। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। क्या किसी बॉन्ड की वजह से ये पेयर है या बिना बॉन्ड बनाए ही पेयर बन गया। जनरली क्या होता है कि जब 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो यहां पे एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों करीब आते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। आप मुझे सोच के बताइए, जरा गौर से सोच के बताओ कि भाई यहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब समझने की कोशिश करना, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है भैया, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप मुझे सोच के बताइए, क्या ये किसी बॉन्ड बनाने की वजह से बना है या बेवजह बन गया है, मतलब बिना बॉन्ड के बना है, ये मुझे बताइए। जल्दी करो, बस 5-7 मिनट और, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो, अगर हम बात करें ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बनाने की वजह से बना है या बिना बॉन्ड के बना है,
बिना बॉन्ड के बना है। भैया जी इलेक्ट्रॉन पेयर का जन्म हो चुका है। इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं केमिस्ट्री में। सर कौन कौन से? अरे बॉन्ड दो तरह का, आयन दो तरह का, प्रोसेस दो तरह का, मोड ऑफ फॉर्मेशन दो तरह का, शेयरिंग दो तरह की, अनइक्वल शेयरिंग दो तरह की। साहब अगर और मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन पेयर भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से सर? एक होता है बेटा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, एक होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, और एक होता है सर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या होता है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाने की वजह से पेयर बनते हैं, कपल बनते हैं, जोड़ा बनते हैं, उनको कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बिना बॉन्ड बनाए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गए, जोड़ा ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गए, कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गए। समझ रहे हो मेरी बात को? उनको हम कहते हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको एनसीईआरटी, माता रानी, गीता, बाइबल, कुरान कहती है लोन पेयर। क्या कहती है बेटा? लोन पेयर। क्या कहती है? लोन पेयर। क्या कहती है? लोन पेयर। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि अगर हम बात करें कि ये जो नाइट्रोजन है जब ये तीन बॉन्ड बनाएगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, छोटे छोटे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, छोटे छोटे हाइड्रोजन, तीन बॉन्ड जब बनाएगा तो इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तीन बॉन्ड के साथ अपने सर पे नाइट्रोजन कितना लोन पेयर रखेगा? एक लोन पेयर रखेगा। मानते हैं आप मेरी बात को? आइए सुनिए, अगर हम बात करते हैं आपसे, ऑक्सीजन ले लिया भैया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बता दो। एटॉमिक नंबर होता है 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो। अरे सर एक न्यूट्रल एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। मानते हो? जबरदस्त तरीके से सुनो भैया, मैंने क्या बोला? कंफ्यूग्रेशन बताओ। 1s2 2s2 2p4। अंदर वाला शेल गया भाड़ में, अपने को कोई लेना देना नहीं है। कब तक? जब तक कि एमओटी पिक्चर में नहीं आ जाती। एमओटी जिस दिन पिक्चर में आ गई, एमओटी बोले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एकमात्र ऐसी थ्योरी है जिसने तवज्जो दिया किसको? इनर शेल इलेक्ट्रॉन को। उनका वजूद मिला, उनका इंपॉर्टेंस उनको पता चला कि भाई अंदर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन जो है उसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है। इस बात के बारे में, इस थ्योरी के बारे में चर्चा करने वाली थ्योरी का नाम होता है साहब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। खैर बहरहाल हम जो टॉपिक पे हैं उस पे रहते हैं। अंदर वाला शेल गया भाड़ में, बाहर वाले शेल की चर्चा करते हैं। बाहर वाले शेल में अपने को 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, और अगर मैं बात करूं, बड़ी खूबसूरत बात है यहां पे कि यहां पे पी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मिले। भाई आप बताइए ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जा सकते हैं? अरे सर एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन होने की जरूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन पेयर है, सिर्फ ये बात निर्धारित नहीं करेगी कि वो कहां जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। अगर उसने एक्साइटेड स्टेट में जाना है सर तो खाली कटोरा भी होना चाहिए। शादी के लिए हमेशा दो लोगों की जरूरत होती है। अब आप कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पड़ोस में एक लड़का है, सर इसकी शादी करवानी है, तो शादी किससे करवानी है? गाय से, भैंस से, किससे? बताओ ना भैया। बैल से, इंसान से, किससे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, डोंट गो ऑन वर्ड्स, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें, सुनना, ये कौन से हैं? ये आपको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या दिख रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के जरिए बॉन्ड बना सकता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 2। यानी कि आप मुझे बताइए बॉन्ड के बिना या बॉन्ड के साथ, आप मुझे ये बताओ, बॉन्ड के बिना या बॉन्ड के साथ, ये मुझे बताओ, बॉन्ड के बिना या बॉन्ड के बिना, बॉन्ड के बिना या बॉन्ड के साथ, ये मुझे बताइए। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये बॉन्ड के बिना पेयर है या बॉन्ड के साथ पेयर है? तो बॉन्ड के बिना है। अगर ये बॉन्ड के बिना है तो क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डेड। क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड को और टेक्निकली केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलोगे? लोन पेयर। क्या बोलोगे? लोन पेयर। पक्की बात है। अब जरा गौर से मेरी बात को समझना, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड हैं, तो इसने 2 हाइड्रोजन के साथ लेट सपोज बॉन्ड बना लिया। अब इसके सर पे कितने लोन पेयर नजर आएंगे? सर 2 लोन पेयर नजर आएंगे। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 लोन पेयर। आ जाओ राजकुमार फुल्लो की भी बात कर लेते हैं। कौन है हमारे राजकुमार फुल्लो? भाई साहब जिनका एटॉमिक नंबर है 9। कंफ्यूग्रेशन क्या बनेगा भैया जी? 1s2 2s2 2p5। अंदर वाला चल गया भाड़ में, अपने को कोई लेना देना नहीं है साहब। अब अगर हम बात करें बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन? तो पी में है कितने इलेक्ट्रॉन? बोल बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5। पक्की बात है। अब एक बात बता कि अगर मैं बात करूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है, तो सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 1।
सर एक बात बताइए कि यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जरा गौर से देखिए कि क्या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? हां जी साहब, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कैसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है या नॉन बॉन्डेड? अरे सर बिना बॉन्ड के ये इलेक्ट्रॉन पेयर बना है, बिना बॉन्ड के ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बना है, बिना बॉन्ड के ये क्या बना हुआ है आपका? अगर हम बात करें तो कपल बना हुआ है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। यानी कि हम इसको बोलेंगे बॉन्डेड नहीं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। टेक्निकली केमिस्ट्री की भाषा में लोन पेयर कहा जाता है इसको। क्या बोला जाता है? लोन पेयर। क्या बोला जाता है? लोन पेयर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यानी फ्लोरीन जब एक बॉन्ड बनाता है तो उसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? सॉरी, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी लोन पेयर 3 है। समझ रहे हो? अगर मैं एक बात करता हूं, एक बात कहता हूं, वैसे फ्लोरीन एक से ज्यादा जनरली बॉन्ड नहीं बना सकता, 2 बना ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि स्टेरिक रीजन की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, अरे यार रिपल्सन लगने लगता है इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, ठीक है? ऐसे ही ऑक्सीजन जनरली 3 बॉन्ड अगर बना लिया मतलब अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड जनरली बनाता है। और अगर हम बात करें लोन पेयर कितना है? 2 है। मान लो ये 2 लोन पेयर देने के मूड में ही आ जाए, लेट सपोज दैट इन द वर्स्ट सिनेरियो, तो कितने बॉन्ड बना लेगा? 1 2 3 4, ये कितने बना लेगा? यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं HF है, लेट सपोज HF है, एक अनपेयर था, इसने बॉन्ड बना लिया। अब लोन पेयर कितने बचे? 3 बचे, तो कितने बॉन्ड बना सकता है? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना सकता है। आ जाओ और पीछे आ जाओ। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रखे हैं, अगर मूड में आ गया तो एक और इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, तो कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। अब जरा गौर से और सुनो, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। बोरॉन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4। 4 से ज्यादा वो कोवेलेंसी नहीं शो कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नाम की चीज नहीं होती है, खाली डी ऑर्बिटल इनके पास है ही नहीं। थर्ड पीरियड में आओगे तो बेनिफिट क्या होगा? आओ सुनो। थर्ड पीरियड में आओगे तो थर्ड पीरियड में आओगे बेटा तो सुनो, जैसे कि अगर हम बात करें अल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, उसके बाद से अगर हम बात करें फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, तो एटॉमिक नंबर 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। कन्फ्यूग्रेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6, ठीक है? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 और 3s2 3p1, ये क्या है? आउटर मोस्ट शेल है। ये क्या हो जाएगा? 3s2 3p2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3s2 3p3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3s2 3p4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3s2 3p5 हो जाएगा। और सबसे खूबसूरत बात, सबके पास क्या खाली पड़ा हुआ है? 3d0। क्या है? 3d0। क्या है? 3d0। क्या है? 3d0। क्या है? 3d0। भैया जी इस 3d0 को अपन क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं वेकेंट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? वेकेंट ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? वेकेंट ऑर्बिटल। समझ रहे हो? अब देखो, आप मुझे सोच के बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं नाइट्रोजन के पास, अगर हम बात करें नाइट्रोजन हुआ, उसके बाद से आपका क्या हुआ? अगर हम बात करें बोरॉन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये सब सेकंड पीरियड वाले थे। और सेकंड पीरियड वालों के पास डी नाम की कोई चीज नहीं थी। डी नाम की कोई चीज, 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 वेकेंट डी। कौन सा डी? वेकेंट डी। खाली डी नाम की कोई चीज नहीं होती है, कोई चीज नहीं होती है, कोई चीज नहीं होती है। समझ रहे हैं? और अगर हम बात करें थर्ड वालों के पास, सबके पास खाली डी ऑर्बिटल है, सबके पास खाली डी ऑर्बिटल है, सबके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास, थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास, थर्ड पीरियड एलिमेंट के पास क्या है? तो वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है। और वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से वो 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, वो 4 से ज्यादा कोवेलेंसी बना सकता है। PCl5 एग्जिस्ट करेगा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है भाई साहब। PCl5 एग्जिस्ट करेगा, SiF6-2 एग्जिस्ट करेगा, AlF6-3 एग्जिस्ट करेगा, SF6 बनेगा। हाँ या ना? समझ रहे हो मेरी बात को? ClF3 बनेगा, लेकिन FCl3 नहीं बन सकता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4 बिकॉज दे डोंट हैव प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। सेकंड पीरियड एलिमेंट 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नाम की कोई चीज नहीं है। थर्ड पीरियड एलिमेंट बॉन्ड बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल नाम की चीज होती है। इज इट क्लियर? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? यहां पे ये मुझे बताओ, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ठीक है, पक्की बात है, ये बात क्लियर है।
तो अगर हम बात करें एक कंक्लूजन मोड पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन मोड पे हमने क्या सीखा? तो भाई हमने सीखा कि बॉन्ड देखो दो तरीके के हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और क्या है, वीक बॉन्ड है। जिस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन जरूरी पड़े, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जिस बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत ना पड़े, वीक बॉन्ड। इंटर एटॉमिक हुआ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कह देंगे। इंटरमोलिक्यूलर हुआ वीक बॉन्ड कह देंगे। इंटर एटॉमिक, इंटरमोलिक्यूलर, समझ रहे हो मेरी बात को? इंटर एटॉमिक है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर है वीक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अरे गजब, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। डाइपोल बेस फोर्सेस क्या होती हैं? वीक बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? आयनिक कोवेलेंट में तगड़ा कौन है? तो भैया कुछ केसेस में आयनिक तगड़ा है, कुछ केसेस में कोवेलेंट तगड़ा है। हम उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। एप्पल को ऑरेंज के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। तुम कहो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा टफ कौन है? अरे भैया वो तो रिलेटिवली एग्जाम पे डिपेंड करेगा ना। अब आईआईटी वालों से पूछो तो अलग आंसर देंगे और तुम नीट वालों से पूछो तो अलग आंसर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करो। ये तो बात हो गई। हमने कहा कि मोड ऑफ फॉर्मेशन कितने तरह का? दो तरह का। ट्रांसफर, शेयरिंग। शेयरिंग कितने तरह की? दो तरह की। इक्वल, अनइक्वल। इक्वल से कोवेलेंट, अनइक्वल से डेटिव। डेटिव दो तरीके का, सिग्मा पाई। सिग्मा से कोऑर्डिनेट, पाई से बैकबॉन्ड। समझ रहा है मेरी बात को? आयन दो तरीके के, प्रोसेस दो तरीके के, इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरीके का, मोड ऑफ फॉर्मेशन दो तरीके का, सब कुछ दो दो तरीके का। ठीक है, तो ये जो बात थी ये आज की क्लास में बेसिकली हमें सीखनी थी। बाकी जो भी चीजें हैं वो नेक्स्ट टर्न पे डील करेंगे। तो इसी के साथ दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। रेस्ट वी विल प्रोसीड लेटर ऑन। थैंक यू वेरी मच इतनी देर सुनने के लिए, है ना? आप लोगों में से भी कई सारे लोग बोल रहे हैं कि खाना मतलब भूख लगी हुई है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं उस बच्चे को जिसको केमिकल बॉन्डिंग का सी नहीं आता है, ये चैप्टर खत्म होते होते आप केमिकल बॉन्डिंग में पूर्णतः मतलब कहा जाता है कि आप सर्वगुण संपन्न बन चुके होंगे। आपसे सारे सवाल बनेंगे। बस आपको करना क्या है? नोट्स अच्छा बनाना है। आपको बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते रहना है, बस एक चीज। ठीक है, बाकी कैसा लगा? ठीक है, और क्या चीजें थी? हाँ, थोड़ा मैं धीरे चल रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि हर उस एवरेज बच्चे को, देखो एक टॉपर जो होता है उसको आता है, जिसको आता है उसको आता है। दिक्कत पता है किसको होती है? एवरेज बच्चे को। कहा जाता है सीटें बहुत कम है। अरे सीटें बहुत कम नहीं है भाई, आपको बैठने का तरीका खुद ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लगे रहना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो वेल मिलते हैं। ठीक है, हर दिन ज्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे का समय निकालिए, जुड़िए, जरूर पूरी चीजें, पूरे चैप्टर को बढ़िया तरीके से रिवाइज करा देंगे और आपका सवाल नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी पूरी लेते हैं। आपकी जो बेसिक माइन्यूट बातें वो सारी क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल आज की क्लास में उतना सवाल नहीं हो पाया, बट यस ये इट वाज बेसिक। अगर आपका एक बार बेसिक नींव मजबूत रहेगी, बिल्डिंग बहुत तगड़ी हम खुद बना ले जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। ज्यादा नहीं, आपको 1 से 1.5 घंटे का रोज टाइम निकालना है बेटा जी। आपके एग्जाम से पहले आपका ये चैप्टर बहुत जबरदस्त हो जाएगी, आपकी इनऑर्गेनिक बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं। बाय बाय, टाटा टाटा टाटा। नोट्स जरूर नोट्स टेलीग्राम पे, संकल्प भारत का जो टेलीग्राम है उस पे आप देख लीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, और 11th क्लास से, अच्छा मैं एक बात और बोल दूं, खासकर स्पेशली ये उनको बेनिफिट देगा जिन बच्चों ने 11th पढ़ी है। और 11th के अंदर प्रॉब्लम क्या हुई? 11th के अंदर प्रॉब्लम ये हुई सर कि हमको केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझ में आया, क्योंकि हमारे स्कूलों में उड़ा दिया गया, क्योंकि हमको नहीं बढ़िया तरीके से समझ में आ पाया। बेटा जी आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, बस नोट्स बनाइएगा। और जिस बच्चे ने भी शुरू से लेकर एंड तक लेक्चर सुनेगा, मैं बता रहा हूं ना, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है भाई, मैं तुमको सिखा ले जाऊंगा, तुमको हो चाहे ना हो। मान लो तुमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास में नोट्स बनाना सिखा, बस शुरू कर दो, नोट्स बना लो। तीसरे लेक्चर के अंदर तुमको ये पता चले केमिकल बॉन्डिंग तो सर हवा है, बस मजा है। समझ रहा है? चलिए बाय बाय। ठीक है।